फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 301 पुनर्मिलन आए। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 301 रियूनियन आए एड्स बाय पब फ्यूचर। देखिए, मूल रूप से हमने राक्षसों की एक सेना बनाने की कोशिश की थी। मैनेटर राक्षस हमारे प्रयोग का एक असफल उत्पाद था। राक्षस किसी की बात नहीं सुनता था। अंत में हमने राक्षस को उस दुनिया में रखने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले हमने अपनी चेतना का थोड़ा सा हिस्सा और अपनी आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा राक्षस में छोड़ दिया, ताकि अगर एक दिन लारा का भाग्यशाली व्यक्ति राक्षस को हराने में कामयाब हो जाए तो हम उससे मिल सकेंगे। जब भविष्यवाणी प्रकट हुई तो मुझे और मेरे पति को पहले तो इस पर विश्वास नहीं हुआ। उस समय हमारा साम्राज्य ग्रासी प्लेन्स महाद्वीप का सबसे बड़ा साम्राज्य था। भले ही भविष्यवाणी के सच होने की 1% संभावना थी, फिर भी हमें दूसरा विकल्प चुनना था। और हमारा दूसरा विकल्प तुम हो, बेटा। मुझे, हाँ, इतनी कम उम्र में न सिर्फ तुम बहुत ताकतवर हो, बल्कि तुम खेती बाड़ी में भी बहुत प्रतिभाशाली हो। हमारी बेटी तुम्हें पाकर भाग्यशाली है, और कुल मिलाकर तुम एक अच्छे इंसान हो, आदित्य। अच्छा आदमी, ये पहली बार है जब किसी ने मुझे अच्छा आदमी कहा है। आदित्य ने मन ही मन सोचा। अपने पिछले जन्म में आदित्य के हाथ कई लोगों के खून और दुख से रंगे थे। इस दुनिया में आने के बाद आदित्य ने कभी सही और गलत में फर्क नहीं किया। उसने हमेशा अपने हित को हर चीज से ऊपर रखा। मुझे संदेह है कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, लेकिन मैंने रोज से वादा किया है कि मैं लारा का ख्याल रखूंगा। मैं अपना वादा निभाने का इरादा रखता हूँ। आदित्य अपनी बात का पक्का आदमी है। एक बार उसने जो वादा किया वह उसे कभी नहीं तोड़ता। भले ही आपको लगता हो कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, लेकिन आपके कामों से तो यही पता चलता है। आप मेरी बेटी को उस ठंड में अकेला छोड़ सकते थे, लेकिन इसके बजाय आपने उसकी देखभाल करना चुना, भले ही आप उसे जानते ही न हो। आप उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, जबकि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा। लॉरेन कुछ हद तक आदित्य के हाव भाव को पढ़ सकती थी और समझ सकती थी कि आदित्य के दिमाग में क्या चल रहा है। लॉरेन ने 740 साल की जिंदगी जी है। इन 740 सालों में उसने जो अनुभव हासिल किया है वह कम नहीं है। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं जान सकता हूं कि महान तारों वाला आकाश साम्राज्य कैसे गिरा और तुम दोनों की मृत्यु कैसे हुई। सांस। योना ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचने से पहले आह भरी। उस समय हमारे साम्राज्य की सैन्य शक्ति इतनी मजबूत हो गई थी कि मुझे विश्वास होने लगा था कि अब समय आ गया है कि महान तारों वाले आकाश साम्राज्य को मुख्य महाद्वीप तक फैलाया जाए। जैसा कि आप जानते हैं, मुख्य महाद्वीप समृद्ध संसाधनों और शक्तिशाली साधकों से भरा हुआ है। यदि कोई शीर्ष 5वें क्रम का साधक आगे बढ़ना चाहता है तो उसे मुख्य महाद्वीप की ओर जाना होगा। उस समय हमारे साम्राज्य में 11 शिखर 5वें क्रम के साधक थे। मैं उन्हें मुख्य महाद्वीप पर ले जाने और उन्हें आगे बढ़ने देने की योजना बना रहा था, लेकिन किसी तरह एक शक्तिशाली संप्रदाय ने अपना ध्यान हम पर केंद्रित कर लिया। संप्रदाय का नेता चाहता था कि महान तारों वाला आकाश साम्राज्य संप्रदाय में शामिल हो जाए, जिसे मैंने अस्वीकार कर दिया। संप्रदाय का नेता आग्रही था। संप्रदाय में शामिल होने का मतलब होगा कि मैं अपना साम्राज्य संप्रदाय को दे रहा हूं और संप्रदाय का नेता उस पर अपनी मर्जी से शासन कर सकेगा। यह ऐसा कुछ नहीं था जो मैं चाहता था। बाद में मुझे पता चला कि बाहरी ताकतों के लिए मुख्य महाद्वीप में खुद को स्वतंत्र रूप से स्थापित करना बेहद मुश्किल है। आपको या तो मुख्य महाद्वीप में किसी गुट या संप्रदाय में शामिल होना होगा, या फिर आप मुख्य महाद्वीप में विस्तार करने की अपनी योजना को त्याग सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो क्या हुआ? जब हमने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो संप्रदाय ने अपने सदस्यों को हमें शिकार करने के लिए भेजा। 12 में से केवल मैं ही बचकर भागने में सफल रहा। कुछ दिनों बाद संप्रदाय ने 500 से अधिक शीर्ष 5वें क्रम के सदस्यों को महान तारों वाले आकाश साम्राज्य पर हमला करने के लिए भेजा। ये भी उस समय था जब हमारे सहयोगियों ने हमारे साथ संबंध तोड़ लिए थे। किसी की सहायता के बिना हम हमले का सामना नहीं कर सकते थे। 7 दिनों तक चली क्रूर लड़ाई के बाद महान तारों वाला आकाश साम्राज्य मेरी और मेरी पत्नी की मृत्यु के साथ ही गिर गया। यह मेरी बेटी लारा को बर्फीले टूटे हुए खंडहर की दुनिया में डाले जाने के 59 साल बाद हुआ। आदित्य, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। मुख्य महाद्वीप के गुट 6 अन्य महाद्वीपों को नियंत्रित करते हैं। मुझे यकीन है कि इस्तारिन साम्राज्य पर भी मुख्य महाद्वीप के एक या कई गुटों का कब्जा होगा। उस समय यदि तुम उनके साथ नहीं जुड़ते तो जब तुम्हारा साम्राज्य गिरेगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आदित्य के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी, क्योंकि उसके पूरे शरीर से हत्या की तीव्र इच्छा बाहर निकल रही थी। आदित्य की आंखें लाल रंग में चमकने लगीं। उन्हें आने दो, मैं डरता नहीं हूँ। मेरा लक्ष्य दुनिया में सबसे मजबूत साम्राज्य का निर्माण करना है। अपने सपने को पूरा करने के लिए मैं अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालूंगा। इस तथ्य का जिक्र ही न करें कि मुझे अभी भी अपने प्यारे माता पिता से बदला लेना है। मैं उस साम्राज्य को नष्ट कर दूंगा जिसे वे इतना प्यार करते हैं। आदित्य का रूप देखकर जोना कुछ नहीं बोला। जोना को लग रहा था कि आदित्य मुख्य महाद्वीप के खिलाफ जाकर चीजों को पलट सकता है।
जोना और लॉरेन दोनों के शरीर फीके पड़ने लगे। अच्छा, लगता है हमारी मुलाकात खत्म होने वाली है। आदित्य, तुमसे बात करके अच्छा लगा। आदित्य, कृपया मेरी बेटी की देखभाल करना। इसे मेरी अंतिम इच्छा समझिए। मैं अपनी बेटी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सका। मैंने हमेशा उसके लिए सबसे अच्छा चाहा है। उससे कहिए कि मैंने हमेशा उससे प्यार किया है। उससे कहिए कि हम हमेशा उस पर नज़र रखेंगे। मैं वादा करता हूँ कि मैं अंत तक उसकी देखभाल करूँगा। एक और बात, गायब होने से पहले, महान तारों वाले आकाश साम्राज्य के नष्ट होने से ठीक पहले, मैंने अपनी बेटी और तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें छिपाई थीं। तुम महान तारों वाले आकाश साम्राज्य के महल में जाकर ये चीज़ें पा सकते हो। खजाना महल के नीचे स्थित है। धन्यवाद। अब तक लॉरेन का पूरा शरीर गायब हो चुका था। आदित्य मुश्किल से उसका चेहरा देख पा रहा है। यह आखिरी बार होगा जब आदित्य उन्हें देखेगा। हमें धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें आपको धन्यवाद देना चाहिए। हमारी बेटी की देखभाल करने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप दोनों को मेरा आशीर्वाद है। लॉरेन और जोना के शरीर पूरी तरह से गायब हो गए। आदित्य को भी महसूस हो रहा था कि उनकी आभा इस दुनिया से गायब हो गई है। कम से कम मुझे संप्रदाय का नाम तो बताओ। नाइट राइडर्स संप्रदाय। आदित्य का दिल, जोना की आवाज़। लॉरेन और जोना की आभा इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो गई। साथ ही आदित्य के आसपास की हर चीज़ टूटने लगी। ये दुनिया ढह रही थी। हालांकि इस टूटने से आदित्य को कोई नुकसान नहीं हुआ। दरअसल योना की पिटाई के बाद उसे जो दर्द महसूस हुआ था वह भी गायब हो गया। उसका शरीर अपनी चरम अवस्था में लौट आया। मुझे लगता है कि अब मेरे भी जाने का समय आ गया है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दृश्य बदल जाता है आदित्य के शयन कक्ष में। आदित्य की उंगलियां हल्की सी हिलीं। उसके पैर हल्के से हिले। कुछ सेकंड बाद उसने आंखें खोलीं और खुद को अपने बेडरूम में पाया। मुझे लगता है दूसरों ने मुझे यहाँ खरीदा है। आदित्य ने अपनी आंखें बंद की और फिर अपनी आभा पूरे एजोर शहर में फैला दी। ये देखकर कि उसकी अनुपस्थिति में बहुत कुछ नहीं बदला है, आदित्य ने राहत की सांस ली। मैं लगभग 35 दिनों से गायब हूँ। मुझे बहुत से काम करने होंगे। मुझे लॉरा को सिंहासन पर बिठाने में मदद करनी होगी। फिर उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य का मामला है जिसे निपटाना होगा। जब ये सब हो जाएगा तो मुझे 20 महाद्वीप जाना होगा और लारा की माँ द्वारा लारा के लिए छोड़े गए खजाने को ढूंढना होगा। साथ ही अब जब मैं 1 महीने से अधिक समय से अनुपस्थित हूँ तो निश्चित रूप से ऐसे कई अन्य मामले हैं जिन्हें मुझे निपटाना होगा। आदित्य ने अपना दाहिना हाथ माथे पर रखा और छत को घूरते हुए सोचा। मैं बर्फीले टूटे हुए खंडहर के अंदर लगभग 34 घंटे से हूँ, जबकि बाहर लगभग 35 दिन बीत चुके थे। मुझे वाकई कुछ दिनों के आराम की ज़रूरत है क्योंकि मैंने इतनी सारी लड़ाइयाँ झेली हैं। लेकिन आदित्य जानता था कि अभी आराम करने का समय नहीं है। प्रतियोगिता शुरू होते ही माहौल गर्म होने लगेगा। क्लिक करें। अचानक आदित्य को क्लिक की आवाज़ सुनाई दी। आदित्य ने देखा कि उसकी पत्नी जूलिया थकी हुई और क्षीण चेहरे के साथ उसके बेडरूम में दाखिल हो रही है। वह बदल गई है। वह बहुत तनाव में दिख रही है। मेरी अनुपस्थिति ने उसे प्रभावित किया होगा। अपनी पत्नी को इस तरह देखकर आदित्य का दिल दुख गया। इस बीच जूलिया का ध्यान दरवाज़ा बंद करने के बाद आदित्य पर गया। उसे अपनी ओर घूरता हुआ देखकर जूलिया का गला रुंध गया। उसका पूरा शरीर कांप उठा। वह चाहे जितना भी चाहती एक भी शब्द नहीं बोल पाती। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसके हाथ कांपने लगे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। देवी भावनाओं से अभिभूत हो गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसकी आंखों से आंसू गिरते देख आदित्य जूलिया के सामने पहुंचा। आदित्य, आदित्य। उसे अपने सामने देखकर जूलिया को यह समझ में नहीं आया कि उसे क्या कहना चाहिए, सिवाय इसके कि वह बार बार उसका नाम दोहराती रही। जूलिया ने जब कुछ और कहने की कोशिश की तो उसका गला घुट गया। वह एक बच्चे की तरह थी जो महीनों से अपने माता पिता से अलग थी और अब आखिरकार उसे देख पा रही थी। मुझे तुम्हारी याद आई। आदित्य ने जूलिया को अपनी ओर खींचा। आदित्य ने उसे धीरे से गले लगाया, लेकिन जूलिया ने अपनी बाहें उसकी पीठ पर कस लीं और उसका चेहरा उसकी छाती में दबा लिया। देवी जोर जोर से रोने लगी। उसने अपनी सारी भावनाएं बाहर निकाल दी जो पिछले 34 दिनों से उसके दिल में दबी हुई थीं। जूलिया को बच्चों की तरह रोता देख आदित्य को बुरा लगा। उसे दोषी महसूस हुआ। आदित्य धीरे से पीछे हट गया और फिर बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। उसने जूलिया को उठाया और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। देवी ने अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लीं और फिर अपना चेहरा उसके दाहिने कंधे पर रख दिया और भी जोर से रोने लगी। क्लारा तुम्हें बच्चों की तरह रोते हुए देखेगी तो क्या कहेगी? आदित्य को उस व्यक्ति को इस तरह रोते हुए देखना अच्छा नहीं लगा जिसे वह प्यार करता था। इसके बजाय उसे इससे दुख हुआ। इससे वह दुखी हो गया। जूलिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसे और भी जोर से गले लगा लिया, मानो उसे डर हो कि वह एक बार फिर गायब हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जूलिया आखिरकार शांत हो गई। आदित्य ने उसके सिर को थपथपाते हुए मुस्कुराया। फिर उसने उसके दोनों गालों और फिर उसके होठों को चूमा। इस बार चीजें वैसी नहीं हुई जैसी मैंने योजना बनाई थी। जब आदित्य ने ड्रैगन पैलेस के टेलीपोर्टेशन फंक्शन का उपयोग करने की कोशिश की तो उसने पाया कि उसका टेलीपोर्टेशन अवरुद्ध था। जूलिया ने अपना सिर हिलाया और अपना चेहरा उसके दाहिने कंधे पर टिका दिया। देवी उसे जल्दी जाने नहीं देना चाहती थी। अब आप अंदर आ सकते हैं।
आवाज़ सुनकर एक अन्य व्यक्ति ने जल्दी ही दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही वह अंदर आए, वह अपनी दाहिनी आंख पोंछती हुई पाई गई। उसकी आंखें लाल थीं। सोचने पर भी मैं गर्वित देवी को रोता हुआ देखूंगा। एलिसिया, तुम बदल गई हो। मैं तुम्हारे लिए नहीं रो रहा था। मेरी आंख में कुछ गिर गया था। आदित्य ने आंखें घुमाईं। क्या वह कोई बेहतर बहाना नहीं बना सकती? जो भी हो, अब यहाँ आओ और अपने पति को गले लगाओ। आदित्य ने एलिसिया के लिए अपना बायां हाथ खोला। तुम मेरे पति नहीं हो। एलिसिया शर्मा गई और दूसरी ओर देखने लगी। तो तुम मेरा आलिंगन नहीं चाहते? तो मुझे लगता है कि मैं अपना सारा ध्यान। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक और आकृति उसकी गोद में बैठी थी और उसे गले लगा रही थी। जल्द ही एलिसिया भी रोने लगी। जूलिया के विपरीत एलिसिया बहुत कम रोती थी। हालांकि उसने आदित्य की अनुपस्थिति में दृढ़ता से अभिनय किया, लेकिन उसके करीबी लोग जानते थे कि वह केवल दिखावा कर रही थी। जैसा कि एलिसिया ने अपनी कमजोर कांपती हुई छवि को छिपाया था। तुम बिना कुछ कहे हमें कब छोड़कर चले गए? एलिसिया ने रुंधे स्वर में पूछा। मैंने भी तुम्हें याद किया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री। 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। खाली पेट 1 सप्ताह में 9 किलो पेट की चर्बी जलती है। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 302 पुनर्मिलन 2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 302 रियूनियन 2 एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम बिना कुछ कहे हमें कब छोड़कर चले गए? एलिसिया ने रुंधे स्वर में पूछा। मुझे भी तुम्हारी याद आए, आदित्य ने हंसते हुए जवाब दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ देर बाद जूलिया और एलिसिया शांत हो गईं। आदित्य ने मन ही मन राहत की सांस ली। उसे दुख हुआ कि जिन महिलाओं से वह बहुत प्यार करता था, वे इतना रो रही थीं। दोनों देवियों के शांत हो जाने के बाद भी दोनों ने उन्हें गले लगाना बंद नहीं किया। जूलिया और एलिसिया को उसे गले लगाने में सहजता महसूस हुई। रिया, छिपने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम भी अंदर आ सकती हो। जूलिया और एलिसिया दोनों ने एक दूसरे को देखा और बस मुस्कुरा दी। दोनों देवियों ने आदित्य के साथ अपना समय बिताया, लेकिन अब रिया को भी आदित्य के साथ कुछ समय बिताने की ज़रूरत थी। जूलिया और एलिसिया उसकी गोद से हट गईं और आदित्य को खड़ा होने दिया। जैसा कि अपेक्षित था, रिया पूरे समय बाहर खड़ी रही, लेकिन उसके पास अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। आदित्य को जूलिया और एलिसिया को सांत्वना देते देख रिया को लगा कि वह अकेली पड़ गई है। उसे लगने लगा कि वह इस पूरे समय आदित्य पर खुद को थोप रही है। जैसे जैसे समय बीतता गया, रिया के मन में नकारात्मक विचार आने लगे, लेकिन आदित्य के उसे अंदर बुलाने पर सारे नकारात्मक विचार गायब हो गए। प्रियतम को बुलाते हुए सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बिना एक पल भी बर्बाद किए रिया ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। इधर आओ। रिया ने आंखें चौड़ी करके देखा कि आदित्य बिस्तर के किनारे बैठा है और उसकी ओर अपनी बाहें फैलाए हुए है। इतने में ही उसके सारे आंसू जो उसने अब तक दबाए रखे थे, बहने लगे। उसकी आंखें लाल हो गईं। रिया कभी कभी पागलों की तरह व्यवहार कर सकती है, लेकिन आखिरकार वह आदित्य से वाकई प्यार करती है। उसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। इस समय देवी को उसे गले लगाने और उसके शरीर से अपना शरीर रगड़ने के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलिसिया और जूलिया ने नहीं देखा कि रिया ने कब दरवाज़ा बंद किया और आदित्य के सामने आ गई। दोनों देवियों ने सिर्फ इतना देखा कि रिया टेलीपोर्ट होकर आदित्य की गोद में बैठ गई। रिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि वे कुछ भी नहीं देख पाईं। मुझे तुम्हारी याद आती थी। उसकी गोद में बैठते हुए आदित्य ने अपना चेहरा उसकी छाती पर रख दिया और अपने सिर के पीछे वाले हिस्से को सहलाने लगा। आदित्य ने भी अपने हाथ उसकी कमर पर लपेटे और उसे अपने शरीर के और करीब खींच लिया। आदित्य महीनों से अपने शरीर के साथ रह रहा है। इतना समय साथ बिताने के बाद उसके लिए कुछ भी महसूस न करना असंभव है। रिया दयालु, देखभाल करने वाली, प्यारी, प्यार करने वाली, स्नेही, दिलासा देने वाली और अद्भुत थी। रिया एक बहुत ही परिपक्व महिला है, लेकिन जब वह आदित्य के साथ अकेली होती है तो वह एक बिगड़ल बच्ची भी बन सकती है। वह एक ऐसी महिला है जो हमेशा उसके बोझ को बांटने और उसकी जिम्मेदारियों को कम करने की पूरी कोशिश करती है। जब वह उसके सिर को थपथपाती थी और उसे अपनी गोद में लिटाती थी तो उसे कितना सुकून मिलता था, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जब वह इतनी शानदार है तो आदित्य इस महिला के प्यार में कैसे नहीं पड़ सकता। रिया एक आदर्श पत्नी है जिसकी एक पुरुष को उम्मीद हो सकती है। बेशक रिया में भी कुछ कमियां हैं, जैसे कि रिया खाना नहीं बना सकती, वह गणित में बहुत खराब है, वह एक खराब शिक्षिका है, अगर उसके प्रियजन उसे चोट पहुंचाते हैं तो वह आसानी से अपना आपा खो देती है, और वह बहुत अधीर है। लेकिन रिया वास्तव में दयालु है। वास्तव में अपने खाली समय में वह एजियोर शहर में बीमार लोगों को ठीक भी करती है।
आदित्य ने कभी भी उसकी कमियों की वजह से उसे नीचा नहीं समझा। आदित्य को लगता है कि ये कमियां रिया को और भी ज्यादा इंसान बनाती हैं। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है, यहाँ तक कि देवियां भी परिपूर्ण नहीं होती, उनमें भी बुरी आदतें होती हैं। मुझे भी तुम्हारी याद आई, आदित्य ने उसे कसकर गले लगाते हुए कहा। यह उसकी तीनों पत्नियों के साथ घुलने मिलने का बेहतरीन मौका था। रिया को एहसास नहीं हुआ कि जब वह उसे कसकर गले लगा रही थी तो वह ड्रैगन सम्राट के भीतर कुछ जगा रही थी। अभी आदित्य स्वर्ग में था, भले ही वह इसे कभी स्वीकार न करे, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा था। रिया के स्तन छोटे नहीं थे, वास्तव में उसे बस एहसास हुआ कि उसके स्तन शायद जूलिया और एलिसिया के स्तनों से भी बड़े थे। क्योंकि रिया हमेशा अपने पूरे शरीर को शालीनता से ढक कर रखती है, आदित्य को कभी इसका एहसास नहीं हुआ। इस बीच रिया, जो उसकी गोद में बैठी थी, को लगा कि कोई नुकीली चीज उसके नितंब पर चुभ रही है। वह क्या है? मासूम युवती उलझन में थी, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसे कौन छेड़ रहा है, उसका सारा भ्रम दूर हो गया। रिया का चेहरा अचानक लाल हो गया था। ये देखकर एलिसिया और जूलिया उलझन में पड़ गईं। आमतौर पर रिया आदित्य के साथ स्नेहपूर्ण और चिपकी हुई व्यवहार करती थी, लेकिन आखिरकार रिया अभी भी कुंवारी थी जो कभी किसी दूसरे पुरुष के संपर्क में नहीं आई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि एलिसिया ये समझने में विफल रही कि रिया अचानक इस तरह क्यों शर्मा रही थी, जूलिया को जल्दी ही समझ आ गया कि क्या हो रहा है। देवी ने कुछ भी नोटिस न करने का नाटक किया क्योंकि उसने आज रात उसे दंडित करने का मन बना लिया था। कुछ सेकंड बाद एलिसिया और जूलिया ने रिया के सिर से भाप निकलती देखी। एलिसिया को लगा कि क्या हो रहा है। उसे पता नहीं था कि आदित्य का छोटा भाई उसके बट क्रैक के संपर्क में था। रिया उसके पूरे स्टाफ की लंबाई महसूस कर सकती थी। बहुत गर्मी है। रिया को लगा कि अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो आज रात वह आदित्य के साथ एक हो जाएगी, और इससे देवी बहुत उत्साहित हो गईं। लेकिन जब चीजें गर्म होने लगी थीं, आदित्य ने अपना दाहिना हाथ नीचे ले जाकर उसकी गांड को दबा दिया। अनजाने में ही देवी कराह उठी। कराह सुनकर एलिसिया को जल्द ही समझ आ गया कि क्या हो रहा है। जब रिया ने एलिसिया और जूलिया के चेहरे देखे तो प्रकृति देवी को शर्मिंदगी से अपना चेहरा छिपाने का मन हुआ। आदित्य, मुझे लगता है कि तुमने बहन रिया को काफी गले लगा लिया है। चलो बात करते हैं। हालांकि एलिसिया की आवाज़ सामान्य लग रही थी, लेकिन आदित्य को उसकी बातें सुनकर अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। आदित्य जानता था कि उसे रुकना होगा, नहीं तो वह अपनी पत्नियों में से किसी को नाराज कर सकता है। आदित्य ने रिया को उठाया। उसने उसे अपने दाईं ओर बिठाया। रिया ने मुंह बनाया क्योंकि उसे आदित्य से अलग होना था, लेकिन उसने जल्दी से खुद को शांत किया क्योंकि वह जानती थी कि अभी उसकी बारी नहीं आ सकती। लाइन में दूसरी एलिसिया थी और फिर उसकी बारी होगी। जैसे ही रिया बैठी, उसकी नज़र आदित्य की जांघों पर उभरे बड़े उभार पर पड़ी। ये देखकर रिया ने जल्दी से अपनी नज़रें हटा लीं और कहीं और देखने लगी। प्रकृति की देवी को पता ही नहीं था कि वह थोड़ी गीली हो गई है। आज रात जब वह अपने कमरे में वापस आएगी तो उसे अपनी खुजली मिटाने में कुछ घंटे बिताने पड़ेंगे। आदित्य ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक तकिया निकाला और उसे अपनी गोद में रख लिया। उसने ऐसा क्यों किया, ये बात रिया और जूलिया समझ पाईं, लेकिन एलिसिया नहीं समझ पाईं। रात के समय की गतिविधियों के मामले में धन की देवी में बहुत कमी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब जबकि उनकी 3 पत्नियां यहां आ चुकी थीं, तो उन चीज़ों के बारे में बात करने का समय आ गया था जो उन्होंने 34 दिनों तक घर से बाहर रहने के दौरान मिस की थीं। लेकिन पहले, ऐसा लगता है कि तुम तीनों को कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, आदित्य ने असहाय भाव से पूछा। उसके शब्दों से 3 देवियों ने उसे संकेत दिया, जो उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देख रही थीं। सांस। ईमानदारी से कहूं तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चीज़ें इस तरह से होंगी। मैंने बर्फीले टूटे हुए खंडहर की दुनिया में प्रवेश किया क्योंकि मैं पिता के साथ कुछ खोजबीन करना चाहता था, क्योंकि उनके पास एक खाली दिन था। किसने सोचा होगा कि मैं पॉकेट आयाम की दुनिया में फंस जाऊंगा। मेरे लिए वापस लौटने का एकमात्र तरीका 400 मीटर लंबे एक विशालकाय राक्षस को हराना था। राक्षस एक शुरुआती 6 क्रम का शक्तिशाली व्यक्ति था। इस राक्षस को हराना ही एक असली चुनौती थी। सौभाग्य से जब ड्रैगन महल का निर्माण हुआ तो मैंने एक नया कौशल सीखा, और उस कौशल ने मुझे अपनी सारी शक्ति और ताकत निचोड़ने और उस राक्षस को हराने में मदद की। अगर पिता मेरी मदद के लिए नहीं आते तो मैं मर जाता। आदित्य ने उन्हें बर्फीले टूटे हुए खंडहर के अंदर हुई हर बात बताई। अगली बार मैं तुम्हारे लिए कुछ अतिरिक्त 5 सितारा उपचार गोलियां बनाऊंगी। कीमिया की देवी ने आदित्य के लिए उच्च सितारा उपचार गोलियां बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का मन बना लिया। आदित्य, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी साधना में और अधिक समय लगाना चाहिए। जब से मैं तुम्हारे साथ रहने आया हूं, मैंने तुम्हें साधना करते नहीं देखा। कम से कम 1 घंटा तो साधना में लगाओ। मुझे पता है कि तुम ताकतवर हो, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। आदित्य ने सिर हिलाया। वह उन्हें यह नहीं बता सकता कि वह बस अपना स्तर बढ़ा सकता है। शायद एक दिन मैं अपनी पत्नियों को इसके बारे में बताऊंगा। शायद उस दिन जब मैं उनसे शादी करूंगा। आदित्य को नहीं लगा कि इस रहस्य को छुपाने से उसे कोई फायदा होगा। रिया, तुम्हारा क्या हाल है?
चूंकि जूलिया और एलिसिया ने मुझे कुछ सलाह दी है, क्या आप कुछ और जोड़ना चाहेंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वॉटसन और स्पेंसर से मैंने सुना है कि स्टारिन साम्राज्य के पास 4 स्टार और 5 स्टार कवच हैं। और ये देखते हुए कि आप रूनों में कितने अच्छे हैं, आप उन 5 स्टार कवच सेटों को रूनों से मंत्रमुग्ध क्यों नहीं करते और अपनी लड़ाई के दौरान उन्हें पहनते हैं? इस तरह आप हर बार लड़ते समय घायल नहीं होंगे। आदित्य ने असहाय भाव से मुस्कुराते हुए कहा, लड़ते समय मुझे कवच पहनना पसंद नहीं है। रिया ने मांग भरे लहजे में कहा। उसके लहजे में बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो इसकी आदत डाल लो। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 303 पुनर्मिलन 3। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 303 रियूनियन 3। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आदित्य और लड़कियां कुछ और घंटों तक बात करते रहे। उसने उनसे पूछा कि उसकी अनुपस्थिति में वे क्या क्या करती थीं। आदित्य ने यह सुनिश्चित किया कि उनमें से 3 को विषय में शामिल किया जाए ताकि वे खुद को अलग थलग महसूस न करें। उसने उन तीनों पर बराबर ध्यान दिया। बातचीत करते हुए आदित्य को एहसास हुआ कि शायद ये पहली बार था जब वह और लड़कियां साथ बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। सभी बहुत सहज और शांत थे। किसी को किसी बात की चिंता नहीं थी। सभी अपनी अपनी कहानियां साझा कर रहे थे और बीच बीच में एक दो चुटकुले भी सुना रहे थे। कुल मिलाकर सभी के चेहरे पर मुस्कान थी और वे खुश थे। मैंने पहले ये क्यों नहीं सोचा? इस तरह मैं उन तीनों को और भी करीब ला सकता हूँ। अब से मुझे यह अक्सर करना होगा। आदित्य ने मन ही मन तय कर लिया। क्या आपने पहले कभी महान तारों वाले आकाश साम्राज्य के बारे में सुना है? आदित्य ने पूछा। इस साम्राज्य का नाम 1000 साल पहले नष्ट हो चुका है। मैंने ये नाम पहले कहीं सुना था लेकिन मुझे यकीन नहीं है। मुझे शायद अपने पिता से पूछना पड़ेगा। हो सकता है कि उन्हें इस बारे में कुछ पता हो, या मैं अपने भाई से कह सकती हूँ कि वह हमारे पुस्तकालय में धूल जमा कर रही इतिहास की पुस्तकों को देखे। मुझे यकीन है कि मुझे ग्रेट स्टाररी एम्पायर के बारे में और जानकारी मिलेगी। आदित्य के वापस आने के बाद एलिसिया अपनी सामान्य अवस्था में लौट आई थी। अब वह पहले से कहीं ज्यादा खुश लग रही थी। शायद मेरी माँ को इस बारे में कुछ पता होगा, रिया ने अनिश्चित स्वर में कहा। अब जब आपने अपनी माँ का जिक्र किया है तो मुझे हमेशा से यह जानने की उत्सुकता रही है कि आपकी माँ की उम्र कितनी है। जैसे कि मुझे पता है कि वह 100 से ज्यादा या शायद 200 साल की होगी। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि वह कितने समय तक जीवित रही है। जब से आदित्य छोटी थी तब से वह हमेशा एल्फ महारानी की असली उम्र जानने के लिए उत्सुक रही है। आदित्य ने कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना कि एल्फ महारानी 500 साल से ज्यादा उम्र की थी, जबकि कुछ लोगों का तर्क था कि वह पहले से ही 1000 साल से ज्यादा उम्र की थी। एल्फ महारानी एक भयावह शक्तिशाली प्राणी है। आमतौर पर एक एल्फ के लिए कुछ 100 साल जीना कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि रिया की माँ जैसी किसी की उम्र 1 लाख या शायद 10 लाख होनी चाहिए। ये सिर्फ आदित्य का अनुमान था। जूलिया और एलिसिया ने भी उत्सुकता भरी निगाहों से रिया को देखा। दोनों लड़कियां भी उसके जवाब में दिलचस्पी लेती दिखीं। मैंने अपनी माँ से उसकी उम्र के बारे में पूछा था। उसने कहा कि उसने बहुत पहले ही गिनती करना बंद कर दिया था, लेकिन उसने मुझे बताया कि उसकी उम्र 800 जोड़ साल से ज्यादा है। वाह, आदित्य जैसे व्यक्ति के लिए जो उस पृथ्वी पर रह चुका था जहां 100 वर्षों से अधिक जीवित रहना अत्यंत दुर्लभ माना जाता है, उसके जैसे व्यक्ति के लिए 800 जोड़ वर्षों तक जीवित रहने की अवधारणा को पचाना कठिन था। तुम इतने हैरान क्यों दिख रहे हो? मैं ऐसे बुजुर्ग कल्पित बौनों से मिला हूं जिनकी उम्र 5000 जोड़ साल से ज्यादा है। असल में मेरी दादी के बारे में अफवाह है कि उनकी उम्र 15000 जोड़ साल से भी ज्यादा है। सांस। यह विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है कि ऐसे प्राणी हैं जो इतने लंबे समय तक जीवित रहे हैं, खासकर इस अराजक दुनिया में। ये दुनिया वास्तव में अराजक थी। गुटों, साम्राज्यों, राज्यों और राजवंशों के बीच युद्ध हुए। 800 जोड़ साल रिया की माँ के लिए एक महान साम्राज्य के जन्म और विनाश को देखने के लिए काफी लंबा समय है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बहुत से लोग लगभग 1301 साल पहले अस्तित्व में आए महान तारों वाले आकाश साम्राज्य के बारे में नहीं जानते हैं। इतिहास का अध्ययन करने वाले या इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति महान तारों वाले आकाश साम्राज्य के बारे में ज्यादा नहीं जानता होगा। मेरी माँ के अनुसार एक बार जब आप 100 साल की उम्र पार कर लेते हैं तो उम्र की अवधारणा बदल जाती है। अमर होने के नाते जब तक कि हमें मार न दिया जाए, हम आसानी से लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अगर हम देखें कि सामान्य रूप से एल्फ कितने समय तक जीवित रहते हैं, तो मेरी उम्र अभी भी मुझे एक बच्चा ही बनाती है। यहाँ तक कि 100 साल के एल्फ को भी युवा एल्फ ही माना जाता है। भले ही कल्पित बौने और ड्रैगन का जीवनकाल लंबा होता है, लेकिन वे मनुष्यों की तरह ही तेजी से परिपक्व होते हैं, जिनका जीवनकाल इस दुनिया की अन्य बुद्धिमान जातियों की तुलना में कम होता है। ये कुछ हद तक अनुचित लगता है।
लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि इस दुनिया की सभी अन्य जातियों के विपरीत मनुष्यों का जन्म दर सबसे अधिक है। यहाँ तक कि इंक्यूबी और सक्कुबी, जिन्हें वासना और सेक्स का अवतार माना जाता है, वे भी मनुष्यों की तरह तेजी से प्रजनन नहीं कर सकती हैं। एक सक्कुबस को गर्भवती होने में आमतौर पर कम से कम 15 से 30 महीने लगते हैं, जबकि एक मानव महिला एक रात के सत्र से गर्भवती हो सकती है। आदित्य की बातें सुनकर तीनों देवियां शर्मा गईं। रिया खुद को रोक नहीं पाए और उस तकिए को देखने लगी जिसे आदित्य ने अभी भी अपनी जांघों पर रखा हुआ था। एल्वेस, ड्रैगन, वैम्पायर, वेयरवुल्फ और ऐसी अन्य जातियों जैसे उच्चतर प्राणियों के लिए बच्चा पैदा करना बहुत मुश्किल है। मेरे मामले में ये धैर्य की परीक्षा होगी कि मुझे अपने पहले बच्चे को गोद में लेने से पहले कितनी शताब्दियों तक प्रतीक्षा करनी होगी। साधक जितना अधिक शक्तिशाली होता है, उसके लिए बच्चा पैदा करना उतना ही कठिन होता है, क्योंकि साधक की शक्ति बच्चे की साधना प्रतिभा को निर्धारित कर सकती है। उदाहरण के लिए, शिखर 5वें क्रम के ड्रैगन का बच्चा साधना में बहुत प्रतिभाशाली होगा, लेकिन उसी शिखर 5वें क्रम के ड्रैगन को अपने नवजात बच्चे को गोद में लेने से पहले कम से कम कुछ शताब्दियों तक प्रतीक्षा करनी होगी। इस कारण से कुछ जोड़े उच्च साधना के लक्ष्य से पहले यथासंभव अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी दैवीय वंश होने के अपने नुकसान भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आदित्य अभी बच्चा चाहता था, वह सिर्फ 19 साल का था, लेकिन वह 35 या 40 साल की उम्र में बच्चा चाहता था। लेकिन ये धरती नहीं थी। इस दुनिया के नियम बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। अगर मैं हर रात कड़ी मेहनत करूं तो शायद मेरी पत्नियां मेरे पहले बच्चे को जल्दी से जन्म दे सकेंगी। आदित्य के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर महिलाएं शर्मा गईं और फिर अपना सिर नीचे कर लिया। उनके दिल धड़क रहे थे। उन्हें आदित्य के बच्चे को जन्म देने के विचार से नफरत नहीं थी, वास्तव में इससे उन्हें रोमांच की अनुभूति हुई। ठीक है, अब बहुत हो गई बात। अब मीटिंग खत्म करने का समय आ गया है। लेडीज, आप दोनों अपने बेडरूम में वापस जा सकती हैं। जूलिया अचानक चाहती थी कि एलिसिया और रिया चले जाएं। जहां तक कारण का सवाल है, रिया और आदित्य समझ सकते हैं। जूलिया ने आदित्य को अपनी ओर देखकर मुस्कुराते हुए देखा। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। आदित्य के बच्चे के बारे में बात करना उसे उत्तेजित कर रहा था, खासतौर पर 1 महीने से ज्यादा समय से आदित्य के साथ कोई रात का सत्र न होने के बाद। जूलिया की आदत बन गई थी कि वह हर रात सोने से पहले कम से कम कुछ घंटों के लिए उसके साथ कुश्ती करती थी। इस बैठक या चर्चा सत्र को समाप्त करने से पहले मैं एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। जूलिया, एलिसिया और रिया गंभीर हो गईं। तीनों ने अपनी पीठ सीधी की और गंभीर चेहरे से आदित्य की ओर देखा। तुम तीनों लारा के बारे में क्या सोचते हो? आदित्य पिछले कुछ समय से अपनी महिलाओं से यह सवाल पूछना चाहता था। आदित्य 1 महीने से ज्यादा समय तक गायब रहा और फिर एक दिन वह किसी दूसरी लड़की के साथ वापस लौटा जिसने उसे पति कहा। यह किसी भी पुरुष की महिला को असहज और नाखुश कर देगा। जब आदित्य ने एलिसिया की भावनाओं का पीछा किया या उनका जवाब दिया तो उसे जूलिया से हरी झंडी मिल गई थी। जूलिया ने तो खुलेआम एलिसिया को आदित्य से शादी करने का निमंत्रण भी दिया। जब रिया आई तो भले ही पहले रिया और एलिसिया में बहुत बहस हुई, लेकिन बहुत जल्दी जूलिया और एलिसिया आदित्य को रिया के साथ साझा करने के लिए सहमत हो गईं। लेकिन लारा का मामला बहुत अलग था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक पल के लिए तो दोनों में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। आदित्य को यह देखकर खुशी हुई कि तीनों ने सोचने और जवाब देने में समय लिया। इससे पता चला कि वे आदित्य और लारा दोनों की परवाह करते थे। जूलिया ने सबसे पहले जवाब दिया। रोज से लारा की कहानी सुनने के बाद मुझे लारा के लिए बुरा लग रहा है और साथ ही मुझे उससे सहानुभूति भी है। मुझे लगता है कि आपने जो किया है वह उचित है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई और विकल्प या कुछ भी था। सवाल यह है कि आप चीज़ों को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। एलिसिया ने बात संभाली और बोलना शुरू किया। दरअसल आपके जागने से पहले हम तीनों ने इस विषय पर कुछ देर तक चर्चा की थी। वर्तमान में लारा अपनी रहस्यमय बीमारी के कारण आप पर निर्भर है। हमारी चर्चा से लगा कि अगर हम तीनों मिलकर काम करें तो कुछ समय लग सकता है, हम उसका इलाज कर सकते हैं। रिया ने धीरे से आदित्य का दाहिना हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कोमल स्वर में पूछा, असली सवाल यह है कि तब तुम क्या करोगे? एक बार जब राजकुमारी लारा की तुम पर निर्भरता खत्म हो जाएगी तो वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन जी सकेगी। उस समय उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं होगी। जब ऐसा होगा तो क्या तुम उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे या? आदित्य, भले ही लारा के साथ मेरी बातचीत बहुत कम और संक्षिप्त थी, लेकिन मैं उसे पसंद करता हूँ। उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। उसका भोला और मासूम दिमाग मुझे उसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। वास्तव में मैं पहले से ही एक बड़ी बहन की तरह उसकी देखभाल करने के बारे में सोच रहा हूँ। मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। लारा दयालु, प्यारी, भोली और मासूम है। मुझे लारा के मेरी बहन होने से कोई ऐतराज नहीं है। यंडेरे रिया की यह बात सुनकर आदित्य हैरान रह गया। इससे ये भी पता चलता है कि आदित्य के साथ कुछ महीने रहने के बाद रिया कितनी बदल गई है। तुम लड़कियां मुझसे नाराज नहीं हो। हम तुम पर क्यों नाराज होंगे? मैंने हमेशा तुम्हारे हर काम का समर्थन किया है और आगे भी करती रहूंगी। लड़कियों ने एक साथ सिर हिलाया। लेकिन इसमें एक अपवाद है।
आप किसी भी बेतरतीब फूहड़ या कुतिया को इस घर में नहीं ला सकते और उम्मीद नहीं कर सकते कि हम उसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार करेंगे। रिया ने उसे धमकी भरे लहजे में चेतावनी दी। उसके हाव भाव देखकर आदित्य को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। अगर तुम किसी भी लड़की के पीछे जाना बंद कर दोगे तो और भी अच्छा होगा, लेकिन लगता है लड़कियां तुम्हारी तरफ चुंबक की तरह आकर्षित होती हैं। रिया ने अंत में आह भरी। कभी कभी उसे आश्चर्य होता कि आदित्य में ऐसा क्या अद्भुत था जो लड़की का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करता था। ऐसा नहीं था कि आदित्य बहुत सुंदर था, उसका रूप रंग औसत से थोड़ा ऊपर था। रिया को लगा कि वह खुद से ऐसे सवाल पूछकर बेवकूफ़ हो गई है। उसे जवाब पता था, यह उसके दिल में लिखा था। ठीक है, मेरे पास एक और बात है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि हर कोई इसे सुने। मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूँ वह है वह कहानी जो मैंने भित्तिचित्रों पर देखी। मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ बहुत ही अनोखी बातें सीखी हैं। मैं इसके बारे में कल बात करूँगा। फिलहाल थोड़ा आराम कर लें। ठीक है, एलिसिया जाने के इरादे से खड़ी हुई, लेकिन जैसे ही वह खड़ी हुई उसने गहरी हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं जब उसने देखा कि रिया ने अचानक आदित्य को अपनी ओर खींच लिया और उसके होठों को चूस लिया। मम्मा, रिया और आदित्य 30 सेकंड तक किस करते रहे। अगर एलिसिया ने उन्हें अलग न किया होता तो वे अभी भी किस करते रहते। तुमने ऐसा क्यों किया? रिया ने अपने होंठ चाटते हुए पूछा। तुम आदित्य को अपने पास नहीं रख सकती, वह भी मेरा है। आरा, तो मेरी बहन ईर्ष्यालु है। रिया ने अपना मुंह ढक लिया और उपहासपूर्वक एलिसिया की ओर देखा। ऐसा लगता है कि रिया के शब्दों ने एलिसिया के तसुंडेरे पक्ष को खरीद लिया था। मुझे जलन नहीं हो रही है। जबकि जूलिया अपने तसुंडेरे पक्ष से बाहर निकल चुकी थी, एलिसिया आजकल तसुंडेरे होने के अधिक संकेत दिखा रही थी। ठीक है, बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आदित्य ने एलिसिया को अपनी ओर खींचा। उसने धीरे से उसका चेहरा पकड़ा और उसे एक लंबा फ्रेंच किस दिया। एलिसिया पहले तो अपनी बहनों के सामने ऐसा करने में शर्मिंदा हुई, लेकिन जल्द ही उसने अपनी बाहें उसके गले में लपेटकर जवाब दिया। अरे, यह उचित नहीं है, मुझे भी फ्रेंच किस चाहिए। करीब 15 सेकंड बाद रिया ने एलिसिया को दूर खींच लिया और फिर उसकी जगह ले ली। इस तरह दोनों देवियां इस बात पर बहस कर रही थीं कि आदित्य को कौन चूमेगा। जब ये सब हो रहा था, जूलिया अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ इस मुफ्त शो का आनंद ले रही थी। जहां तक ईर्ष्या की बात है तो उसे ईर्ष्या करने की क्या जरूरत थी जब कुछ ही मिनटों बाद आदित्य उसके पास होने वाला था। योजक चिन्ह, अतिरिक्त जोड़ अंडरस्कोर। ठीक है लड़कियों, तुम दोनों अब इस कमरे से बाहर जा सकती हो। मैं थक गई हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। रिया और एलिसिया ने अपनी लड़ाई रोकी और जूलिया की तरफ देखा। जूलिया बिल्कुल भी थकी हुई नहीं थी। दोनों लड़कियां देख सकती थीं कि किमिया देवी कितनी उत्साहित लग रही थी। थोड़ी देर बाद एलिसिया और रिया अनिच्छा से कमरे से बाहर निकल गईं। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, आदित्य एलिसिया की ओर मुड़ा। गर्म नज़रों को महसूस करते हुए एलिसिया शर्मा गई। उसके दिल में उत्तेजना बढ़ती ही जा रही थी। आज रात उनमें से कोई भी सोने वाला नहीं था। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 304 सूर्य के समान चमकना। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 304 सूर्य की तरह चमकता हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगली सुबह आदित्य के शयन कक्ष में एक तस्वीर में दो व्यक्ति बड़े बिस्तर पर लेटे हुए एक दूसरे को गले लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक सफ़ेद कंबल उनके नग्न शरीर को ढक रहा है। गहरे नीले बालों वाला आदमी लंबे बैंगनी बालों वाली महिला को धीरे से गले लगा रहा है। अगर कोई आकर बेडरूम के चारों ओर देखे तो वह केवल यही सोच सकता है कि कल रात वहां क्या हुआ था। पूरा बेडरूम अस्त व्यस्त था। ज्यादातर फर्श सफ़ेद और पारदर्शी तरल पदार्थ से भरा हुआ था। पिछली रात जो कुछ हुआ था उसके निशान सोफे, टेबल, खिड़कियों और यहाँ तक कि आईने पर भी थे। फर्नीचर का एक भी टुकड़ा अछूता नहीं बचा था। पूरा कमरा वासना की भारी गंध से भर गया था। हवा भारी गंध से भर गई थी। पूरे कमरे में एक खास तरह का सफ़ेद कोहरा बन गया था। बेडरूम में सबसे ज्यादा अस्त व्यस्त फर्नीचर बिस्तर है। बिस्तर बहुत बड़ा था। यह इतना बड़ा था कि इस पर 7 लोग आराम से सो सकते थे। आदित्य को कई कारणों से बड़े बिस्तर पसंद थे। अगर कोई इस कमरे की तेज गंध को सूंघने में सक्षम हो गया तो वह निश्चित रूप से कुछ ही सेकंड में शहद बन जाएगा। कल रात उन दोनों ने जो कुछ भी किया वह पूरी तरह से वासना और संभोग की इच्छा से प्रेरित था। जूलिया की ताकत खत्म होने के बाद भी आदित्य ने काम जारी रखा। उसकी मीठी कराहें सुबह तक नहीं रुकीं। आदित्य सिर्फ इसलिए रुका क्योंकि उसकी पत्नी 7वीं बार स्खलन के बाद बेहोश हो गई थी। सुबह की धूप अभी महल तक नहीं पहुंची थी। ड्रैगन सम्राट जाग रहा था। रात भर की कड़ी मेहनत के बाद भी उसे नींद नहीं आई। उसे आभास हो गया कि महल के नौकर चाकर जागने लगे हैं। आदित्य ने जूलिया की कमर को धीरे से गले लगाया और खिड़की से बाहर देखते हुए सोचने लगा।
मैं अभी भी आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी पत्नी को मजबूर नहीं करना चाहता। आदित्य जूलिया से 1 या 2 सहनशक्ति बढ़ाने वाली गोलियां मांग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल सिर्फ युद्ध के मैदान में और आपातकाल के समय ही किया जाना चाहिए। उनकी रात की गतिविधियां आनंद के लिए होती हैं। वह अपनी पत्नी पर दबाव नहीं डालना चाहता। आमतौर पर जूलिया 1 या 2 घंटे के बाद ही थक जाती थी। यह आश्चर्यजनक है कि वह अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ने में सफल रही और इतने लंबे समय तक टिकी रही। एक नया दिन शुरू हो गया है। आदित्य राजकुमारी लारा के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे आश्चर्य हुआ कि वह कैसे हर चीज़ के साथ तालमेल बिठा रही थी। वह 1301 साल पहले इस दुनिया से चली गई थी। किसी तरह वह भविष्य में समय यात्रा कर चुकी है। वह एक बिल्कुल अलग युग में थी, जहां उसका कोई परिवार और दोस्त नहीं थे। उसके लिए सब कुछ विदेशी और अपरिचित है। सौभाग्य से उसकी नौकरानी रोज उसके साथ है। जब सब जाग जाएंगे तो मैं उसका हालचाल पूछूंगा। आदित्य को भी आश्चर्य हुआ कि रोज रोज कितने घंटे सोती होगी। पहले वह बहुत सोती थी, लेकिन आदित्य का दिव्य रक्त पीने के बाद उसका शरीर काफी सुधर गया है। हालांकि वह अभी भी अपनी उम्र की औसत लड़की से कमजोर थी, लेकिन उसके सोने का समय काफी कम हो जाना चाहिए था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ देर तक आदित्य जूलिया के बालों को सहलाता रहा। इससे देवी और भी सहज हो गई। उसने अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया और उसके कमर को गले लगा लिया। उसके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण और संतुष्ट मुस्कान थी। अगर कोई ध्यान से देखे तो ऐसा लगता है कि उसकी त्वचा एक बार फिर से चमकने लगी थी। आदित्य के गायब होने के बाद जूलिया उदास हो गई थी, इसलिए उसकी खूबसूरती भी कुछ हद तक प्रभावित हुई थी। लेकिन अब उसका उदास चेहरा गायब हो गया है। उसकी त्वचा फिर से चमकने लगी है। वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी है। कुछ घंटों बाद जूलिया ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। आंखें खोलते हुए उसने कोई आवाज नहीं की। खुद को उसके आलिंगन में पाकर अनजाने में उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। उसकी मुस्कान इतनी खूबसूरत थी कि वह स्वर्ग और पृथ्वी को भी मोहित कर सकती थी। जूलिया को यही चीज याद आती थी। उसके आलिंगन में जागने का अनुभव कुछ ऐसा था जिसकी जूलिया हमेशा सराहना करती थी और हमेशा इसका इंतजार करती थी। आदित्य को कुछ एहसास हो गया था। नीचे देखते हुए उसने देखा कि उसकी पत्नी उसे प्यार भरी नजरों से देख रही थी। गुड मॉर्निंग जूलिया। सुप्रभात। जूलिया ने अपनी आंखें बंद की और उसके सुबह के चुंबन का जवाब दिया। कैसा लग रहा है तुम्हें? आदित्य ने उसकी गांड को जोर से दबाते हुए पूछा। जूलिया ने आदित्य की ओर मुंह बनाते हुए कहा, मैं थक गई हूं। मेरे शरीर के निचले हिस्से में दर्द है। इसका कारण एक व्यक्ति है। तुम्हें ये पसंद आया है न? आदित्य के शब्दों से देवी का चेहरा लाल हो गया। जवाब देने के बजाय उसने उसे कसकर गले लगा लिया और एक बार फिर अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया। आदित्य ने उसके सिर पर थपथपाया और फिर धीरे से पूछा, क्या तुम उठ सकती हो? क्या मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाऊं? आदित्य ने नर्म लहजे में पूछा। उसके लहजे ने लगभग उसका दिल पिघला दिया। जूलिया ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर सोचने के बाद जूलिया को लगा कि जितना वह आदित्य के साथ उनके बेडरूम में नाश्ता करना चाहती थी, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये था कि वह दूसरों के साथ नाश्ता करे। आदित्य 34 दिनों तक गायब रहने के बाद अभी अभी लौटा था। आदित्य को सभी से मिलना था और उनसे बात करनी थी। जूलिया स्वार्थी होकर उसे अपने पास नहीं रख सकती। कोई बात नहीं, मुझे बस 10 मिनट दीजिए। नहीं, शायद 20 मिनट। मैं दूसरों के साथ नाश्ता कर लूंगा। ठीक है। आदित्य ने उठने से पहले उसके माथे पर एक चुंबन दिया। जैसे ही वह उठा, जूलिया की नज़र छोटे आदित्य पर पड़ी। वह खुद को शर्माने से नहीं रोक पाए। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यह सब गड़बड़ इस मासूम से दिखने वाले बच्चे ने की है। बीवी, क्या तुम मेरे साथ नहाना चाहोगी? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें गोद में उठा लूंगा। आदित्य के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। सवाल पूछते हुए उसने उसके शरीर की तरफ भी देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जूलिया समझ गई कि यह दुष्ट आदमी क्या चाहता है। दुर्भाग्य से आदित्य के लिए वह अब एक मासूम कुंवारी युवती नहीं रही। जूलिया ने आदित्य की ओर आंखें घुमाईं। नहीं, तुम अकेले नहा सकते हो। मैं बाद में नहाऊंगी। अभी मैं बस बिस्तर पर लेटना और आराम करना चाहती हूँ। वह जानती थी कि अगर वह सहमत हुई तो चीजें गलत दिशा में चली जाएंगी और वे नाश्ते के लिए देर हो जाएगी। ये शर्म की बात है। शायद अगली बार। आदित्य ने जोर नहीं दिया। वह जानता था कि अगर वह थोड़ा और प्रयास करेगा तो जूलिया शायद मान जाएगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह स्पष्ट रूप से बता सकता था कि वह बहुत थकी हुई थी। शायद नाश्ता करने के बाद देवी एक बार फिर सोने जा रही है। जूलिया ने उसकी बातें सुनकर आंखें घुमाईं। बेशर्म, ये दुष्ट आदमी हर मौके पर उसके साथ शरारत करना चाहेगा। जूलिया को अब यकीन हो गया था कि उसके सज्जन के चेहरे के नीचे एक बड़ा विकृत व्यक्ति छिपा हुआ था। आदित्य ने अलमारी से तौलिया उठाया और खुद को बिना ढके बाथरूम में चला गया। आदित्य के हिसाब से जब उसने रात में उसके शरीर के हर हिस्से को देखा है तो उसे परेशान होने की क्या जरूरत है। लगभग उसी समय महल में अन्य लोग भी जागने लगे। महल में सभी के लिए इस समय जागना एक आदत बन गई थी। आदित्य किसी को भी देर तक सोने नहीं देता था।
राजपरिवार के सभी सदस्यों और यहाँ तक कि राजसी मेहमानों को भी इस समय उठकर खाने की मेज पर आना पड़ता था। योजक चिन्ह दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर रिया का दृष्टिकोण अंडरस्कोर रिया का बेडरूम महल के अन्य बेडरूम से बहुत अलग है। प्रकृति की देवी होने के नाते रिया को फूलों के बिस्तर पर सोना बहुत पसंद था। उसने अपने बेडरूम को भी अपनी पसंद के हिसाब से सजाया हुआ था। उसके कमरे में तरह तरह के फूल उगाए जा रहे थे। सभी फूल गमलों में उगाए गए थे। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके रिया हर रात फूलों के पौधों की वृद्धि को तेज कर देती थी। पूरा कमरा फूलों की खुशबू से भर जाता था। रिया ने अपनी नींद भरी आंखें खोलीं। वह उठी और अपनी आंखें मलने लगी। सुबह हो चुकी है। देवी थोड़ी नाराज लग रही थी। जागने के बाद उसने जो पहले कुछ शब्द कहे वे गुस्से में थे। उसके गुस्से के पीछे का कारण उसके सपने से जुड़ा था। रिया एक सपना देख रही थी जिसमें उसने और आदित्य ने शादी कर ली थी और उनके कई बच्चे हुए थे। पूरा सपना उसके और आदित्य के बारे में था। रिया ने खिड़की से बाहर देखा। उसे लगा कि नाश्ते का समय हो गया है। देवी बिस्तर से उठ खड़ी हुई। स्नैप! उसकी उंगलियों के झटके से उसके बिस्तर पर लगे सारे फूल गायब होने लगे। एक गमले से 2 हरी नसें उभर आईं। 2 हरी नसें रिया के बेडरूम की खिड़की को खोल देती हैं। इससे उसके कमरे की सारी फूलों की खुशबू बाहर आ जाती है। रिया ने इनमें से किसी भी विवरण पर ध्यान नहीं दिया। सफ़ेद नाइट ड्रेस नीचे गिर गई जिससे उसका नग्न शरीर दुनिया के सामने आ गया। उसकी अपनी माँ के अलावा कोई भी उसका नग्न शरीर नहीं देख पाया था। करीब 20 मिनट बाद रिया बाथरूम से बाहर निकली। उसके बाल अभी भी थोड़े गीले थे। उसके शरीर पर एक सफ़ेद तौलिया लपेटा हुआ था। कपड़े पहनने के बाद रिया अपने कमरे से बाहर निकली। उसके जाने के बाद उसकी निजी नौकरानी अंदर आए और बिना कुछ कहे पूरे कमरे की सफाई करने लगी और बिस्तर की चादरें भी बदलने लगी। ये रिया की नौकरानी की सामान्य दिनचर्या थी। लगता है आज मैं ही सबसे पहले यहाँ आई हूँ। देवी को खाने की मेज़ पर कोई नहीं मिला। मुझे यहाँ खाना खाने आए हुए काफ़ी समय हो गया है। आदित्य के जाने के बाद रिया और बाकी लोगों के खाने का समय भी बदल गया। यही तो मैं बची हूँ। मुझे माँ को पत्र लिखकर आदित्य के वापस आने की सूचना देनी चाहिए। देवी ने एक सफ़ेद कागज़ और एक पंख कलम निकाला। हरे रंग की पंख कलम को थामे हुए देवी ने अपनी माँ को एक छोटा सा पत्र लिखा। अपने पत्र में उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि वह कैसी हैं और उन्होंने अपनी माँ को बताया कि आदित्य वापस आ गया है। माँ लगातार मुझे आदित्य को सेलेस्टियल टेरन ले जाने के लिए परेशान कर रही हैं। पहले मैं इस महीने आदित्य को अपने साथ लाने की सोच रहा था, लेकिन लगता है मुझे अपनी योजना स्थगित करनी पड़ेगी। शायद 1 महीने बाद आदित्य मेरे साथ यात्रा करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। रिया आदित्य को अपने साथ क्यों लाना चाहती है? इसका एक कारण यह है कि वह बड़ों का मुंह बंद कर दे। बड़ों ने कुछ समय से उसकी माँ का दिमाग चूसा हुआ है। वे रिया के लिए एक साथी खोजने की बात कर रहे हैं। मैं कसम खाता हूं कि अगर उन बूढ़े कमीनों ने सीमा लांघी तो मैं उनके पूरे परिवार को खून में डुबो दूंगा। उनकी दर्दनाक चीखों से पूरा आकाशीय इलाका हिल जाएगा। खासकर वो बूढ़ा कुतिया मुझे अपने बेटे से शादी करवाने की योजना बना रहा होगा। दुर्भाग्य से तुम्हारे लिए मैं उस कमीने से शादी नहीं करने जा रही हूँ, भले ही इस ग्रह पर कोई भी आदमी जीवित न बचे। एक निश्चित बुजुर्ग एल्फ के बारे में सोचते हुए रिया ने लगभग अपनी हत्या की मंशा पर नियंत्रण खो दिया। जिस व्यक्ति को उसने श्राप दिया था वह पिछले कुछ समय से रिया को परेशान कर रहा था। जब भी रिया सेलेस्टियल टेरन छोड़ने की कोशिश करती तो बुजुर्ग उसकी माँ को सलाह देते और एल्वेन क्वीन को बहकाने की कोशिश करते कि वह रिया को सेलेस्टियल टेरन छोड़ने की अनुमति न दे। रिया की माँ नहीं चाहती थी कि रिया उसे छोड़कर जाए। चूंकि रिया की माँ उसके प्रति बहुत ज़्यादा सुरक्षात्मक थी, इसलिए वह आसानी से उस बड़े योगिनी पर यकीन कर लेती। गुड मॉर्निंग सिस्टर रिया। रिया ने लिखना रोक दिया। उसने पाया कि क्लारा मुस्कुराती हुई उसके पास आ रही है। आदित्य की अनुपस्थिति में क्लारा को अकेलापन और उदासी महसूस होने लगी थी। मैंने सुना है कि बड़ा भाई वापस आ गया है। क्या ये सच है? छोटी क्लारा बहुत उत्साहित दिख रही थी। रिया ने हरे रंग का फेदर क्विल पेन नीचे रखा और सिर हिलाया। हाँ, लियो कहाँ है? बड़ा भाई सो रहा था। मैंने उसे जगा दिया था। वह अभी वॉशरूम में है। ठीक है, अपनी सीट पर बैठो। चलो दूसरों का इंतज़ार करते हैं। रिया ने फिर जल्द से जल्द पत्र लिखना खत्म करने पर ध्यान केंद्रित किया। थोड़ी देर बाद वॉटसन, लियो और स्पेंसर सभी एक एक करके खाने की मेज पर आ गए। महल में एक बार फिर से खुशियों का माहौल लौट आया। हर कोई ऊर्जावान और उत्साहित दिख रहा था। उनके लिए आदित्य ही उनका सूर्य है। सूर्य के प्रकाश के बिना उनका जीवन अंधकार में और उदास हो जाएगा। रिया को ये छोटी सी बात समझ में आ गई। यही बात उसके लिए भी सच है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 305 भित्तिचित्रों की कहानी आई। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम भित्तिचित्रों की कहानी आई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
305 अध्याय 305 भित्ति चित्रों की कहानी आई। गुड मॉर्निंग सब लोग। डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोगों ने अपना सिर घुमाकर आदित्य की ओर देखा। आदित्य को देखकर सभी को अंदर से राहत और खुशी महसूस हुई। कोई भी साम्राज्य अपने सम्राट के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। प्रकाश के बिना अंतहीन अंधकार होगा, बिना रक्षक के अंतहीन अराजकता होगी। ड्रैगन सम्राट के बिना ड्रैगनियनों का कोई मूल्य नहीं होगा। राजा के बिना ड्रैगन पैलेस में कोई चमक नहीं होगी और आदित्य के बिना कोई स्टारिन साम्राज्य नहीं होगा। जैसे ही आदित्य खाने की मेज के पास पहुंचे, सभी ने खड़े होकर अपने राजा का अभिवादन किया। यहां तक कि व्यंजन परोसने वाली नौकरानियां भी रुक गईं और आदित्य को प्रणाम किया। सुप्रभात आदित्य, रिया। सुप्रभात एलिसिया। सुप्रभात महाराज। मुझे आशा है कि आपने अच्छी तरह से आराम किया होगा वॉटसन। मेरे राजा, आपको वापस पाकर बहुत खुशी हुई स्पेंसर। सुप्रभात बड़े भाई लियो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सुप्रभात बड़े भाई, मुझे आपकी बहुत याद आई क्लारा। सुप्रभात महाराज स्कॉट। सुप्रभात महाराज जोश। सुप्रभात महाराज अंबर। सुप्रभात महाराज एलेनोर। सुप्रभात महाराज हेनरी। सुप्रभात महाराज नाथन। सुप्रभात महाराज टाइलर। जूलिया को छोड़कर सभी लोग खाने की मेज पर मौजूद थे। माहौल बहुत खुशनुमा लग रहा था। हर कोई अपने राजा को वापस देखकर बहुत खुश था। आदित्य ने सबके चेहरों को देखा और फिर सबको बैठने का इशारा किया। पिताजी और माताजी कहाँ हैं? आदित्य ने एडम और सोफिया के बारे में पूछा। टैप टैप। मुझे उम्मीद है कि हम बहुत देर से नहीं आए हैं। एडम सोफिया और छोटे जैक के साथ आया। जूलिया का छोटा भाई बहुत खुश था। आदित्य, जूलिया कहाँ है? सोफिया ने पूछा। देवी की माँ कुछ हद तक अनुमान लगा सकती है कि उसकी बेटी देर से क्यों आई। एक महिला और जूलिया की माँ के रूप में वह आदित्य या जूलिया से एक भी शब्द सुने बिना भी सब कुछ समझ सकती है। जूलिया 10 या शायद 20 मिनट देर से आएगी। आदित्य का जवाब सुनकर सोफिया को मन ही मन पता चल गया कि उसका अनुमान सही था। जैसे वह और उसका पति कल रात थोड़े पागल हो गए थे, वैसा ही आदित्य और जूलिया के साथ भी हुआ होगा। राजा और सम्राट दोनों के रूप में सोने की कुर्सी आदित्य की थी। उसके दाईं ओर की कुर्सी खाली थी। ये जूलिया की कुर्सी थी। जूलिया के दाईं ओर की कुर्सी रिया द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। एलिसिया आदित्य के बाईं ओर बैठी थी। रिया एलिसिया के बगल में बैठी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब रिया सबके साथ रहने लगी थी तो वह एलिसिया की कुर्सी चाहती थी, लेकिन एलिसिया ने साफ मना कर दिया। इस कुर्सी को लेकर एलिसिया और रिया के बीच थोड़ी बहस भी हुई। अंत में आदित्य को बीच में आकर लड़ाई रोकनी पड़ी। वह एलिसिया के बगल वाली कुर्सी देकर रिया को मनाने में कामयाब रहा। जहां तक उसके दाहिनी ओर की कुर्सी का सवाल है, वह स्थान हमेशा जूलिया और सिर्फ जूलिया के लिए आरक्षित रहने वाला था। जहां तक मेहमानों का सवाल है, वे खाने की मेज के दूसरी ओर बैठे थे। वैसे लारा कहाँ है? क्या वह सो रही है? आदित्य ने पूछा। नहीं, राजकुमारी लारा सो नहीं रही है। यहाँ आने से पहले मैं उसे बुलाने के लिए उसके कमरे में गया था। उसकी सहायक रोज के अनुसार लारा सो रही है। उसे किसी भी क्षण यहाँ आ जाना चाहिए। ठीक है। आदित्य आधिकारिक तौर पर लारा को सभी से मिलवाना चाहता था। यह मुझे भी याद दिलाता है। लारा को हर दिन मेरा खून पीना चाहिए। नाश्ते के बाद मैं उसे अपना खून पीने दूंगा। जहां तक लारा को दूसरों के सामने खून पीने देने की बात है, आदित्य को नहीं लगता कि यह उचित होगा। जबकि वैम्पायर इसे सामान्य मान सकते हैं, यहाँ कोई भी इसे सामान्य बात नहीं मानेगा। इस तथ्य का जिक्र करना जरूरी नहीं है कि लारा द्वारा आदित्य से खून चूसने के बाद उसका लिंग शायद उत्तेजित हो जाएगा। वह नहीं चाहता कि दूसरों के सामने ऐसा हो। राजा के तौर पर उसे अपनी छवि बनाए रखनी थी। स्पेंसर, मेरी अनुपस्थिति में सब कुछ कैसा चल रहा था? मुझे भरोसा है कि तुमने सब कुछ संभाल लिया है। आदित्य स्पेंसर पर बहुत भरोसा करता था। आदित्य की अनुपस्थिति में स्पेंसर सब कुछ संभाल रहा था। एलिसिया, रिया और वॉटसन ने भी आदित्य की अनुपस्थिति में स्पेंसर की बहुत मदद की है। उनकी वजह से स्पेंसर के लिए सब कुछ थोड़ा आसान था। लेकिन सम्राट की भूमिका निभाना कुछ ऐसा नहीं है जिसे प्रधानमंत्री स्पेंसर भी संभाल सकें। महाराज, आप निश्चिंत रह सकते हैं। इस सहायक ने सब कुछ संभाल लिया है। हालांकि मुझे ये बताना होगा कि यह एक ऐसा मामला था जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वह क्या होगा? आदित्य ने पूछा। ये ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के बारे में है। सभी की सहूलियत की बदौलत मैं मुख्य उलझन से निपटने में कामयाब रहा हूँ। एक बार जब हम अपना नाश्ता खत्म कर लेंगे तो मेरा मानना है कि आपको इसका एक ऑप्टिकल प्रचार करना चाहिए। ठीक है। आदित्य समझ गया कि यह ऐसा विषय नहीं है जिस पर दूसरों के सामने बात की जानी चाहिए, खास तौर पर बच्चों के सामने। क्लारा और लिटिल जैक की उम्र भी उस स्तर पर नहीं पहुंची थी कि उन्हें ऐसी बातें सुननी चाहिए। खास तौर पर लिटिल जैक इसके लिए बहुत मासूम था। आदित्य, नाश्ता शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। कृपया आगे बोलें। आदित्य ने एडम को सम्मानपूर्वक आगे बोलने का इशारा किया। यहाँ आने से पहले मुझे अपने जासूसों से इस बारे में बहुत सारी अफवाहें मिल रही थीं कि एडिसन परिवार कुछ बड़ी योजना बना रहा है। आपको उन पर नज़र रखनी चाहिए।
एडम को इस बात का पूरा अंदाजा था कि स्टारिन साम्राज्य की घुसपैठ प्रणाली कहीं ज्यादा शक्तिशाली और तेज थी। आदित्य को जल्द ही पता चल जाएगा कि एडिसन परिवार क्या योजना बना रहा है। एडिसन परिवार मूल रूप से ऑनॉड परिवार का मित्र था, लेकिन जब भूतों का आक्रमण हुआ तो एडम के सुदृढ़ीकरण के लिए अनुरोध को अनदेखा करके एडिसन परिवार ने उस रिश्ते को तोड़ दिया। अगर आदित्य न होता तो पूरा ऑनॉड परिवार खत्म हो जाता। दुर्भाग्य से एडिसन परिवार के लिए ऑनॉड परिवार को गिरते देखने के बजाय उन्होंने की मंगेतर की शक्ति देखी। 10:55। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो मूल्यवान स्वर्ण टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे आशा है कि हम जूलिया ऑनॉड हैं। जूलिया के जन्मदिन के दौरान आदित्य और एडिसन परिवार के मुखिया दोनों एक दूसरे से मिले थे। उनसे आदित्य को यह आभास हुआ कि एडिसन परिवार के ये सांप किसी न किसी तरह से ऑनॉड परिवार या आदित्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, मैं व्यक्तिगत रूप से एडिसन परिवार से निपट लूंगा। यदि आवश्यक हुआ तो मैं व्यक्तिगत रूप से जाकर उनका अस्तित्व मिटा दूंगा। एडम ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम दोनों सुबह सुबह मारने और बर्बाद करने की बात नहीं कर सकते? सोफिया अपने पिता से नाराज थी और थोड़ी बहुत आदित्य से भी, लेकिन उसका सारा गुस्सा एडम पर निकल गया। क्रोधित शेर अपनी पत्नी की एक ही क्रोधित निगाह से वश में हो गया। आप सभी को इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। आदित्य ने जूलिया को लारा के साथ डाइनिंग टेबल पर जाते हुए पाया। उसकी नौकरानी रोज एक नई नौकरानी पोशाक पहने हुए पीछे चल रही थी। संभवतः ये नौकरानी पोशाक उसे किसी नौकरानी ने दी थी। इतना ही नहीं, बल्कि रोज ने अपना पूरा चेहरा ढकने के लिए एक काला मुखौटा भी पहना हुआ था। वह शायद अपने ज़ॉम्बी चेहरे से बच्चों को डराना नहीं चाहती थी। आदित्य को जूलिया को लारा का हाथ थामे देखकर आश्चर्य हुआ। अभी जूलिया एक जिम्मेदार बड़ी बहन की तरह लारा की देखभाल कर रही थी। मुझे यकीन है कि आप में से ज़्यादातर लोग अब तक उससे मिल चुके होंगे। अगर नहीं मिले हैं तो मैं आपको लारा से मिलवाता हूँ। लारा एक बड़े शक्तिशाली साम्राज्य की राजकुमारी है जो बहुत दूर एक जगह पर स्थित है। अब से लारा मेरी छोटी बहन होगी। आप सभी को मुझे, एलिसिया और रिया को उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना आप मुझे देते हैं। जूलिया की दयालुता से लारा का दिल छू गया। लारा इतने सारे लोगों के सामने शर्मीली थी। जूलिया को यह एहसास हुआ और उसने उसकी मदद की। जूलिया के आखिरी 2 वाक्यों से उसने मूल रूप से सभी के संदेहों को दूर कर दिया। अपने परिचय में उसने ये स्पष्ट कर दिया कि वह ड्रैगन सम्राट की भावी पत्नियों के समान ही पद पर है। इसका मतलब है कि जूलिया, एलिसिया और रिया की तरह लारा भी इस साम्राज्य की रानियों में से एक बनने जा रही थी। वह सभी को नमस्कार, मेरा नाम लारा मफी है। मैं आपके साथ रहने के लिए उत्सुक हूँ। लारा ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसने अपना शरीर 90 डिग्री झुका लिया। कुछ सेकंड के बाद उसने घबराकर सभी की ओर देखते हुए अपना सिर ऊपर उठाया। उसका रूप देखकर सभी को उसकी रक्षा करने की इच्छा हुई। हालांकि इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, आदित्य ने उठकर उसका दाहिना हाथ थाम लिया। गुड मॉर्निंग लारा, मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छी तरह सोई होगी। जिस पर लारा ने शर्म से सिर हिलाया। अपने पति को सबके सामने अपना हाथ थामे देखकर सो रही राजकुमारी को बहुत खुशी हुई। औपचारिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ हर कोई एक परिवार है। कोई भी आपको जज नहीं करेगा। अब नाश्ते के लिए हमारे साथ चलें। आदित्य ने खुद लारा को उसकी कुर्सी तक पहुंचाया जो जूलिया की कुर्सी के बगल में होने वाली थी। आदित्य ने अपने कार्यों से यह साबित कर दिया कि राजकुमारी लारा ही भविष्य की चौथी रानी बनने वाली हैं। लारा को अभी भी घबराया हुआ देखकर जूलिया उसके बगल में बैठ गई और उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। ये देखकर आदित्य बस मुस्कुराया और बैठ गया। उसे खुशी थी कि उसकी पार्टनर इतनी दयालु और समझदार है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 306 भित्तिचित्रों की कहानी 2। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम भित्तिचित्रों की कहानी 2। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 306 अध्याय 306 भित्तिचित्रों की कहानी 2। नाश्ता शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं जो याद रखनी चाहिए। कृपया ध्यान रखें कि वर्तमान में लारा बीमार है और बहुत कमज़ोर है। उसका शरीर उतना मजबूत नहीं है। आदित्य ने फिर लारा की ओर देखा। जूलिया, एलिसिया और रिया आपकी बीमारी का इलाज बनाने पर काम करना शुरू कर देंगी। जूलिया आखिरकार कीमिया की देवी है। यदि लारा की जगह कोई और होता तो वह इस तथ्य को जानकर चौंक जाता, लेकिन लारा तो भ्रमित दिख रही थी। देवी, लारा ने अपने पति की ओर देखा और आशा व्यक्त की कि उसका पति उसके संदेह को दूर कर देगा। मैं सब कुछ समझा दूंगा। चलो अब और समय बर्बाद नहीं करते। आदित्य ने खाना शुरू किया। आदित्य के बाद सभी ने अपना नाश्ता भी खाना शुरू कर दिया। नाश्ता कुछ खास नहीं था। नाश्ते में चावल और करी थी। ये वह भोजन नहीं था जो राजसी लोग खाते हैं, लेकिन आदित्य को इसकी परवाह नहीं थी। सभी इस नाश्ते से संतुष्ट थे।
लारा ने चॉपस्टिक उठाए और सबके साथ नाश्ता करना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरों की तुलना में लारा की खाने की गति धीमी थी। उसने करी को चावल के साथ मिलाया और फिर चावल को अपने मुंह में डाला। फिर उसने धीरे धीरे अपना खाना चबाया। उसने ये सब अपनी पीठ सीधी रखते हुए किया। उसके चारों ओर राजसी आभा थी। एक कुलीन महिला की तरह वह हर काम व्यवस्थित तरीके से करती थी। उसकी हरकतें सहज और प्रवाहपूर्ण थीं। खाना खाते समय आदित्य ने लारा की तरफ देखा। अगर लारा को यह नाश्ता पसंद नहीं आता तो वह नौकरानियों से कुछ ऐसा बनाने को कहता जो लारा को पसंद हो। वैम्पायरों के लिए उनके भोजन का असली स्रोत खून था, लेकिन खून पीने के अलावा वैम्पायर जो कुछ भी खाते हैं वह बेकार चला जाता है। खून के अलावा कोई भी दूसरा भोजन वैम्पायरों को कोई पोषण नहीं देता। पहले चूंकि लारा ने अपनी रक्तरेखा को जागृत नहीं किया था, इसलिए वह एक इंसान की तरह थी। उसका शरीर उसके पास मौजूद भोजन से पोषण को अवशोषित करने में सक्षम था। अब जबकि लारा ने भी अपनी पिशाच रक्तरेखा को जागृत कर लिया था, उसे रक्त की आवश्यकता थी। उसकी प्यास और भूख मानव भोजन से संतुष्ट नहीं हो सकती। आदित्य को आश्चर्य हुआ कि लारा को इतना सादा नाश्ता करने में जरा भी असहजता महसूस नहीं हुई। लेकिन आदित्य को पता था कि इस तरह का नाश्ता लारा को पसंद नहीं आया। मुझे लारा से उसकी पसंद के बारे में पूछना चाहिए, आदित्य ने मन ही मन ये बात सोची। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब मैं बर्फीले टूटे हुए खंडहर में फंसा हुआ था तो मैंने एक बड़ा भित्तिचित्र देखा। इससे पहले कि दूसरे लोग समझ पाते कि भित्तिचित्रों पर क्या कहानी लिखी है, नरभक्षी राक्षस ने उन्हें मार डाला था। आदित्य की बातें सुनकर सभी का ध्यान आदित्य की ओर गया। आदित्य, क्या तुम्हें समझ में आया कि भित्तिचित्रों पर क्या लिखा था? एडम ने पूछा, जिस पर आदित्य ने अपना सिर हिलाया। ये भित्तिचित्र अलग अलग युगों के बारे में थे। इस दुनिया का इतिहास बहुत लंबा है। इस दुनिया का इतिहास इतना लंबा है कि हम दुनिया के कुल इतिहास का 5% भी नहीं जानते। ब्रह्मांड बहुत जटिल है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो रहस्य में लिपटी हुई हैं। आप सभी को आश्चर्य हो सकता है कि मैं ऐसी बातें क्यों कह रहा हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने भित्तिचित्र पढ़कर कहानी समझी है। इतने सारे युग आए और गुजर गए, उनमें से कुछ चुनिंदा युग ऐसे थे जिन्हें आज भी याद किया जाता है। आइए एक ऐसे युग के बारे में बात करें जिसने इस दुनिया का स्वरूप बदल दिया। ये वह युग है जिसे इस ग्रह का सबसे अंधकारमय युग भी माना जाता है। आप उस समय की बात कर रहे हैं जब दानव इस दुनिया में अपना रास्ता खोजने में कामयाब हो गए थे? सोफिया ने पूछा। आदित्य को ये जानकर थोड़ी हैरानी हुई कि सोफिया को इस युग के बारे में पता था। सोफिया ने देखा कि उसकी बेटी उसे आश्चर्य भरी नज़र से देख रही थी। अब ये क्या है? आजकल तो तुम यहीं रह रही हो। जैक स्कूल में है और तुम्हारे पिता काम पर हैं, तो मैं अपना समय कैसे बिताऊं? मुझे लाइब्रेरी से किताबें पढ़ने की आदत पड़ गई है। सोफिया की बातें सुनकर जूलिया को अपराधबोध हुआ। मुझे अधिक बार आना चाहिए। जूलिया ने सप्ताह में कम से कम एक बार अपनी माँ से मिलने का मन बना लिया। मैंने 1 या 2 साल पहले एक किताब पढ़ी थी जिसमें मुझे दानवों के आक्रमण के बारे में और जानकारी मिली। दुर्भाग्य से उस किताब को पढ़ने से मेरा भ्रम और बढ़ गया क्योंकि उसमें पर्याप्त जानकारी नहीं थी। मुझे पता है कि दानव किसी तरह इस दुनिया में आने में कामयाब हो गए, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे। मुझे नहीं पता कि दानवों और इस दुनिया के निवासियों के बीच इस बड़े पैमाने पर लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई। मुझे पता है कि इस दुनिया में आने के पीछे दानवों का क्या मकसद था। किताब में मैं केवल दानवों के आक्रमण के हताहतों और प्रभावों के बारे में जानने में कामयाब रही। सोफिया को उम्मीद थी कि वह आदित्य से और भी बहुत कुछ सीख पाएगी। भित्तिचित्र में ये दिखाया गया था कि दानव पोर्टल का उपयोग करके इस दुनिया में आए थे। जहां तक पोर्टल बनाने का सवाल है, मुझे यकीन नहीं है। हो सकता है कि दानव पक्ष के किसी व्यक्ति के पास इन 2 दुनियाओं के बीच पोर्टल खोलने की क्षमता हो। हो सकता है कि दानव इस दुनिया में किसी को प्रभावित करके दानव दुनिया के लिए पोर्टल खोलने में कामयाब हो गए हों। कुछ भी संभव हो सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भित्तिचित्रों में राक्षस पहले वेस्टर्निया में आए, बाद में वेस्टर्निया से राक्षस डाइंग आइल महाद्वीप में आए और बाद में राक्षसों ने सेलेस्टियल टेरन और द ड्राई सवाना पर हमला किया। ये सब कुछ ही महीनों के अंतराल में हुआ। ये देखकर उस समय के शक्तिशाली लोग एक साथ आए। उनमें से 7 प्रमुख नायक थे। नायक, हाँ, हीरो। 7 नायकों के नाम बहुत पहले ही भुला दिए गए हैं। मुझे संदेह है कि इस मौजूदा दुनिया में किसी को भी 7 नायकों के नाम याद होंगे। समय के साथ लोग अपने उद्धारकर्ता के बारे में भूल गए। 7 नायकों के पास असाधारण शक्तियां थीं। 7 नायकों के साथ मिलकर इस दुनिया के निवासियों ने राक्षसों के साथ लंबी और भयंकर लड़ाई लड़ी। ये युद्ध 1000 से अधिक वर्षों तक जारी रहा। इस युग को क्रूरता के युग के रूप में जाना जाता है। क्रूरता का युग तब शुरू हुआ जब दुनिया अंधकार में डूब गई, जब हर जगह दुख था, जब हर तरफ गरीबी और दुख था, जब लोगों की मुस्कुराहटें छीन ली गई थीं, जब धरती शहीदों के खून से लाल हो गई थी। यह एक ऐसा युग था जिसने करोड़ों से ज्यादा लोगों की जिंदगी का अंत देखा। इस आक्रमण में ग्रह की कुल आबादी का 50% से ज्यादा हिस्सा खत्म हो गया था। इस अंधेरे में 7 नायक दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बनकर आए। नायक सूरज की रोशनी और लोगों के लिए जरूरी साहस का स्रोत बन गए। क्रूरता के युग के बाद बर्बादी का युग आया।
ये युग लगभग 5000 वर्षों तक चला। इस युग में भूमि और जनसंख्या धीरे धीरे दानव आक्रमण से उबरने लगी। क्रूरता के युग ने पूरे ग्रह को पतन के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। हर जगह दुख था, जनसंख्या भी अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। सभी नायक भी गायब हो गए हैं, सभी शीर्ष इसे बनाए रख सकते हैं। 10:57 आक्रमण के अंत तक कई गुट और साम्राज्य गिर चुके थे, और जो साम्राज्य बच गए थे वे मुश्किल से खुद को बचा पाए। जब लोगों ने सोचा कि वे अंततः स्वर्ण युग में प्रवेश करने में सक्षम होंगे, तो कई साम्राज्यों की लालच ने एक नए युग की शुरुआत की जो 15,000 से अधिक वर्षों तक चलता रहेगा। बर्बादी के युग के अंत तक रक्तपात का युग शुरू हो गया था। इस युग में हर साम्राज्य ने प्रभुत्व के लिए एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आदित्य ने पानी पीकर आगे कहा, रक्तपात का युग समाप्त होने वाला है। भित्ति चित्र पर लिखा था कि अगले 1000 से 1500 वर्षों में एक नया युग आएगा। यह नया युग महाद्वीपों का स्वरूप बदल देगा। दुनिया की सत्ता संरचना बदलने वाली थी। चून की 1301 वर्ष बीत चुके हैं। मैं कहूंगा कि यह वर्तमान समय वास्तव में रक्तपात के युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक होगा। क्या इसका मतलब यह है कि एक और नया खतरा सामने आने वाला है? मासूम क्लारा की बातें सुनकर आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उन शब्दों को याद किया जो मूल ड्रैगन माइकल ने आदित्य से कहे थे। मैंने एक सपना देखा था जिसमें ड्रैगन सम्राट इसके केंद्र में था। ड्रैगन सम्राट को बहुत शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। उनमें से प्रत्येक में एक महाद्वीप को नष्ट करने की शक्ति है। यदि उनमें से एक भी पीछे रह गया तो वे भूमि पर अंतहीन अराजकता ला सकते हैं। ड्रैगन सम्राट को इन दुश्मनों से लड़ने के लिए इस दुनिया में सभी ड्रैगन जातियों और ड्रैगन कुलों को एकजुट करना होगा। आदित्य को माइकल द्वारा कहे गए ये शब्द याद आ गए। जब मैं माजिन गांव गया था तो ज़ेचेरी ने मुझे एक लाल ड्रैगन के बारे में भविष्यवाणी के बारे में बताया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भविष्यवाणी में ये लाल ड्रैगन मैं ही हूँ। यह एक नए युग का संकेत है और माइकल की ओर से मुझे उन दुश्मनों के बारे में चेतावनी दी गई है जिनका मैं सामना करूंगा। आदित्य जानता था कि दुनिया द्वारा उसे और उसके साम्राज्य को एक नए खतरे में डालने से पहले उसके पास बहुत कम समय बचा है। 5 मिनट से ज्यादा की चुप्पी के बाद आदित्य ने आखिरकार जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। आदित्य ने क्लारा से झूठ बोला क्योंकि वह नहीं चाहता था कि यह छोटी लड़की चिंता करे। क्लारा ने इस दुनिया में पहले ही बहुत क्रूर चीजें देखी थीं। अपने माता पिता को खोना और अपनी मातृभूमि में रहने के लिए मजबूर होना उसके लिए आसान नहीं था। अब जब ये लड़की अपने जीवन का आनंद लेने लगी थी तो आदित्य के पास उससे ये सब छीनने का दिल नहीं था। जब आदित्य ने जवाब दिया तो जैक और क्लारा को छोड़कर सभी को पता चल गया कि आदित्य ने झूठ बोला था। उसने कुछ बातें अपने दिल में दबा रखी थीं। क्रूरता के युग से पहले भी कुछ युग थे। आदित्य के दिल में अब एक बड़ी चिंता थी। हालांकि उसने दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक अत्यावश्यकता का एहसास हो रहा था। उसका दिल बिल्कुल भी शांत नहीं था। उन प्राणियों के आने से पहले उसे बहुत सी चीजें करनी थीं। दुनिया भर में शांति का भ्रम टूटने वाला है। कहीं दूर अंधेरे में एक प्राणी ने अपनी आंखें खोलीं। समय आ गया है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 307 जुदा होना। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 307 जुदा होने का रास्ता। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्रूरता के युग से पहले भी कुछ युग थे। आदित्य ने नाश्ते के दौरान क्रूरता के युग से पहले के अन्य युगों के बारे में बात की। जब आदित्य ने बात की तो पूरा डाइनिंग टेबल चुप हो गया। जब आदित्य बोल रहा था तो किसी ने भी उसे बीच में नहीं रोका। जब आदित्य ने अपना नाश्ता समाप्त किया तब तक सभी लोग अपना नाश्ता समाप्त कर चुके थे। सभी लोग उसकी बातें सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे। हमारे इतिहास के बारे में अभी भी बहुत सी बातें हैं जो हम नहीं जानते। सोफिया ने आह भरी। आदित्य के शब्दों ने सोफिया को एक नया मकसद दे दिया। सभी में से वह इतिहास के बारे में अधिक जानने के लिए सबसे अधिक उत्साहित दिख रही थी। भविष्य में मैं क्रूरता के युग के बारे में और अधिक जानने के लिए शोध भी कर सकती हूँ। सोफिया जब शोध करने की बात कर रही थी तो वह एक छोटी बच्ची की तरह लग रही थी। सोफिया के बगल में बैठे एडम ने आह भरी। वह अपनी पत्नी को रोकने वाला नहीं था। वास्तव में वह उसके शोध को निधि देगा और हर संभव तरीके से उसकी मदद करेगा। वह खुश था कि उसकी पत्नी को कुछ ऐसा मिल गया था जो उसे व्यस्त रखेगा। आदित्य, मुझे लगता है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। मैं 34 दिनों से बाहर हूँ। मुझे वापस जाना है। मेरे लिए बहुत सारा काम इंतजार कर रहा होगा। मूल रूप से एडम और उनका परिवार यहाँ एक छोटी छुट्टी के लिए आया था और यह भी देखना चाहता था कि उनकी बेटी यहाँ कैसे रह रही है। किसने सोचा होगा कि उनकी छोटी छुट्टी 1 महीने से ज्यादा चलेगी। आदित्य को थोड़ा दुख हुआ और वह एडम से अलग होने के लिए थोड़ा अनिच्छुक था। एडम और उसके परिवार की मौजूदगी से ड्रैगन पैलेस और भी ज्यादा जीवंत लगने लगा।
अगर संभव हो तो आदित्य चाहेंगे कि एडम हमेशा उनके साथ रहे। एडम टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करके काम पर जा सकता है, लेकिन आदित्य जानता था कि ऐसा संभव नहीं होगा। ड्यूक होने के नाते एडम को अपने इलाके में ही रहना होगा। ठीक है, छोटे जैक के बारे में क्या? एडम की अनुपस्थिति में सोफिया ने जैक को क्लारा और लियो के समान स्कूल में भेजा। कल सोफिया और मैंने इस बारे में बात की थी। मैंने फैसला किया है कि जैक आपके स्कूल में पढ़ना जारी रखेगा। शिक्षा का स्तर न केवल बेहतर है बल्कि यहाँ पढ़कर जैक अपनी जवानी सच्चे दोस्त बनाते हुए बिता सकता है। जैक ने पहले जिस स्कूल में पढ़ाई की थी वह एडम के इलाके में था। हालांकि सोफिया ने जैक को एक सामान्य स्कूल में भेजा ताकि जैक एक आम आदमी की तरह जीवन जी सके, लेकिन कई रईसों को इस बारे में पता था और उन्होंने अपने बच्चों को उसी स्कूल में भेजा ताकि उनके बच्चे अपने स्वार्थ के लिए जैक से दोस्ती कर सकें। एडम और सोफिया नहीं चाहते थे कि जैक कुलीन बच्चों के साथ रहे। इससे जैक का चरित्र बदल सकता है और वह घमंडी बन सकता है। सोफिया नहीं चाहती थी कि उसका बेटा ऐसा बने। जैक हर दिन यहाँ आने और स्कूल जाने के लिए टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग करेगा। ठीक है, मैं स्कूल के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दूंगा। एडम ने संतुष्ट भाव से सिर हिलाया। इस बीच जक इस खबर से बहुत खुश था। जक को विस्तारिन साम्राज्य के स्कूल बहुत पसंद थे। उसके लिए पढ़ाई करना मज़ेदार और बहुत आसान हो गया था। इतना ही नहीं, एडम के इलाके के स्कूलों की तुलना में जक जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें 3000 से ज़्यादा छात्र थे। जक को जो सबसे ज़्यादा पसंद था वह ये था कि वहाँ कुलीन और आम आदमी के बीच कोई अंतर नहीं था। सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता था। आदित्य, भविष्य में मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। ये शब्द कहने के बाद एडम को एहसास हुआ कि आदित्य कितना आगे बढ़ चुका है। एक समय था जब अपनी पत्नी के पास मौजूद कुल गहनों के 1/4 भाग को बेचकर एडम पूरे स्टारिन राजवंश को 5 बार खरीद सकता था। स्टारिन साम्राज्य अब अपनी सैन्य क्षमताओं और अपनी आर्थिक क्षमताओं के मामले में इतने प्रभावशाली आकार में बढ़ गया था कि आदित्य ने एडम की करयोग्य आय के सिर्फ 1 साल के बराबर से एडम के पूरे क्षेत्र को खरीदने की शक्ति हासिल कर ली थी। जरूर पिताजी, आपको जो भी मदद चाहिए कृपया पूछने में संकोच न करें। एडम ने संतुष्ट भाव से सिर हिलाया। एडम के दिमाग में ये भावना थी कि भविष्य में कुछ बड़ा होने वाला है, खासतौर पर स्टारिन साम्राज्य के अचानक उदय के साथ। सिर्फ 9.5 महीनों में आदित्य ने साम्राज्य को अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पूरा शाही परिवार ऑनर्ड परिवार को विदा करने गया। टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करते हुए एडम, सोफिया और जैक तीनों जल्द ही इको डोमिनियन साम्राज्य में स्थित अपोगेल शहर में वापस आ गए। जूलिया के परिवार के चले जाने के बाद काम करने का समय आ गया। आप सभी को बर्खास्त किया जाता है। सातों सेनापतियों ने सिर झुकाकर विदा ली। बड़े भाई, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। आज मैं क्लारा को तीरंदाजी सीखने के लिए बाहर ले जा रहा हूं। आदित्य ने सिर हिलाया। क्लारा ने लियो के साथ जाने से पहले आदित्य को अलविदा कहा। अब आदित्य के पास सिर्फ उसकी पत्नियां ही बची थीं। बहन लारा, कृपया हमारे साथ आओ। मैं तुम्हारे शरीर की जांच करना चाहती हूँ। जूलिया लारा की रहस्यमय बीमारी का जल्द से जल्द इलाज करना चाहती थी। इससे पहले लारा को मेरा खून पीना होगा। एलिसिया, जूलिया और रिया को तब याद आया कि लारा एक पिशाच है और उसका पोषण का असली स्रोत भोजन था। ठीक है, हम प्रयोगशाला में तुम्हारा इंतजार करेंगे। ये कहते हुए जूलिया, एलिसिया और रिया उसकी प्रयोगशाला की ओर चल पड़े। जूलिया को वहां गए हुए लगभग 1 महीना हो गया है। अब जब वह अपने अवसाद से उबर चुकी है तो काम करने और सिस्टर पैगी के कंधों से कुछ बोझ कम करने का समय आ गया है। जूलिया की अनुपस्थिति में सिस्टर पैगी बहुत मेहनत से काम कर रही है। पैगी ने प्रयोगशाला से बाहर आना लगभग बंद कर दिया है। वह वहीं सोने भी लगी है। चलो चलें। आदित्य ने लारा का हाथ थामा और फिर लारा के बेडरूम में टेलीपोर्ट हो गया। ड्रैगन सम्राट के रूप में आदित्य के पास ड्रैगन पैलेस के भीतर कहीं भी और ड्रैगन पैलेस की 25 किलोमीटर की सीमा के भीतर कहीं भी टेलीपोर्ट करने की शक्ति थी। जब तक आदित्य ड्रैगन पैलेस के अंदर था वह अजेय था। लारा को तब आश्चर्य हुआ जब उसने खुद को अपने बेडरूम में पाया। रोज ने लारा का बेडरूम साफ कर दिया था। आदित्य उसके बिस्तर के किनारे पर बैठ गया और फिर लारा को अपनी गर्दन दिखाई। उसकी गर्दन को देखकर लारा की आंखें लाल हो गईं और उसके पिशाच जैसे नुकीले दांत बढ़ने लगे। खून चूसने की इच्छा और भी प्रबल होने लगी। इधर आओ, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। लारा तुरंत उसके पास चली गई। वह उसके सामने उसकी गोद में बैठ गई। खुद को सहज बनाने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के वैम्पायर राजकुमारी ने अपने नुकीले दांत ड्रैगन सम्राट की गर्दन में गड़ा दिए और उसकी गर्दन से खून पीना शुरू कर दिया। जैसे ही उसके नुकीले दांतों ने उसका खून पीना शुरू किया, आदित्य को एक बार फिर तीव्र आनंद से अपना पूरा शरीर कांपता हुआ महसूस हुआ। वह आनंद से लगभग कराह उठा। उसकी पैंट भी टाइट हो गई। खुद को रोक पाने में असमर्थ उसने अपने हाथों को उसकी कमर के चारों ओर लपेटा और उसे गले लगा लिया। उसने सुनिश्चित किया कि वह बहुत अधिक ताकत न लगाए, अन्यथा वह उसे चोट पहुंचा सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि राजकुमारी लारा अभी भी कमज़ोर थी। वह अभी भी अपनी उम्र की एक औसत मानव लड़की से कमज़ोर थी। लारा जब आदित्य का खून पी रही थी तब उसने उसके शरीर की जांच की। लगभग 15 या 16 साल की होने के बावजूद लारा की छाती काफ़ी बड़ी थी।
लगभग जूलिया के स्तनों जितनी बड़ी। हालांकि आदित्य कभी भी यह बात खुलकर नहीं कहता था क्योंकि वह जानता था कि इस तरह की चीज़ों की तुलना करने से जूलिया को गुस्सा आ सकता है। कुछ मिनटों तक लारा उसका खून पीती रही, लेकिन पहली बार की तुलना में लारा ने उसका खून बहुत धीरे और धीरे से चूसा। कभी कभी वह उसके सिर के पीछे थपकी भी देती जो आदित्य को पसंद था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 3.5 मिनट बाद लारा ने आखिरकार रुककर उसके खून की आखिरी कुछ बूंदें चाटना नहीं भूली क्योंकि काटने के निशान ठीक हो गए थे। हफ हफ, लारा की सांसें तेज चल रही थीं। उसके चेहरे पर एक स्वस्थ लालिमा थी जो उसे और भी आकर्षक बना रही थी। कैसा लगा? ये सुनकर उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी बाहें उसके गले में लपेट लीं और फिर अपना चेहरा उसके दाहिने कंधे में छिपा लिया। आदित्य को महसूस हो रहा था कि लारा का आभामंडल उसका खून पीने के बाद थोड़ा बेहतर हो गया था। उसका खून एक तरह का चार्ज था जिसकी उसे काम करने के लिए ज़रूरत थी। अगर वह उसका खून नहीं पीती तो वह वैसे ही सो जाएगी जैसे पहले हुआ करती थी। क्या तुम और पीना चाहती हो? आदित्य ने पूछा, जिस पर लारा ने अपना सिर हिलाया। पति, कृपया लारा को मत छोड़ो, लारा ने धीमे स्वर में कहा। मुआ, आदित्य अब खुद को रोक नहीं सका। उसने लारा के दाहिने गाल को चूमा। इससे वह शर्मा गई। उसके गाल लाल हो गए और उसने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। लारा ने शर्मिंदगी भरे स्वर में कहा, पति, आप बदमाश हैं। लेकिन आदित्य अपनी बढ़ी हुई इंद्रियों से यह बात सुन पा रहा था। तुमने क्या कहा? आदित्य ने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने सुना ही नहीं और फिर उसके बाएं गाल पर एक और चुंबन दे दिया। मुआ, लारा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। ये पहली बार था जब वह ऐसा कुछ अनुभव कर रही थी। पति, कृपया लारा को तंग मत करो। यद्यपि लारा को अच्छा लगता था जब उसके पति उसे चूमते थे, लेकिन उसमें ये कहने का साहस नहीं था। आदित्य ने अपना मुंह उसके दाहिने कान के पास ले जाकर धीरे से उसके दाहिने कान को काटा जिससे लारा कराह उठी। तुम क्या बात कर रहे हो? मैंने अभी भी तुम्हें धमकाना शुरू नहीं किया है। अब से मैं तुम्हें अपने दिल की इच्छा के अनुसार धमकाऊंगा। उसके भेजे शब्दों ने लारा को एक अजीब तरह की उत्तेजना से थोड़ा सा कांप दिया। आदित्य ने फिर लारा को अपने शरीर के और भी करीब खींच लिया। इससे उसकी छाती उसके शरीर से दब गई। अब अपने पति को गाल पर चूमो। आदित्य को लारा और जूलिया के बीच अधिक से अधिक समानताएं मिलीं। वे दोनों बहुत शर्मीली थीं। जब उन्हें चूमा जाता था तो दोनों को अच्छा लगता था, लेकिन वे इसे स्वीकार नहीं करती थीं। एक तरह से लारा भी जूलिया की तरह तसुंडेरे का अभिनय कर रही थी। हालांकि लारा को यह बहुत शर्मनाक लगा, फिर भी उसने वही किया जो आदित्य ने उसे करने को कहा था। उसने जल्दी से आदित्य के दाहिने गाल को चूमा और फिर अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया, जैसे कि वह सारी शर्म और शर्मिंदगी से बचने की कोशिश कर रही हो। हाँ, आदित्य थोड़ा हंसा। अफसोस की बात है कि उसे ये सब यहीं खत्म करना पड़ा, क्योंकि उसे लारा को प्रयोगशाला में भेजना है। आदित्य के लिए, वह अपने प्रधानमंत्री के साथ बैठक करने जा रहा था और उसकी अनुपस्थिति में हुए बदलावों के बारे में जानने जा रहा था। लारा को अपनी बाहों में उठाकर आदित्य जूलिया की प्रयोगशाला में पहुंच गया जहां तीनों देवियां उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं। मुझे उम्मीद है कि तुमने सिस्टर लारा के साथ अच्छा समय बिताया होगा। हम्फ, अपनी बाहों को अपनी छाती के नीचे मोड़ते हुए एलिसिया ने आदित्य को घूरते हुए कहा। रिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी निगाहों ने आदित्य तक संदेश पहुंचा दिया। आदित्य ने लारा को नीचे उतारा और फिर मुस्कुराते हुए एलिसिया के पास गया। मुझे नहीं लगता था कि धन की देवी तसुंडेरे की भूमिका निभा सकती है। आदित्य ने पूछा। मैं तसुंडेरे नहीं हूं, मुझे ऐसा मत कहो। आदित्य ने एलिसिया को अपनी बाहों में खींचने से पहले हंस दिया। एलिसिया ने बिना किसी परेशानी के उसे गले लगा लिया। दोनों ने जल्द ही एक लंबा फ्रेंच किस किया। मैं कितनी मूर्ख हूं जो तुम्हारे जैसे किसी के प्यार में पड़ गई। एलिसिया ने अपने प्रेमी को गले लगाते हुए आह भरी। तुम मेरे साथ यह सब ठीक कर दो। एलिसिया अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार थी। मैं करूंगा, बस मुझे अपना काम खत्म करने के लिए कुछ समय दो और फिर मैं पूरी तरह तुम्हारा हो जाऊंगा। ये कहते हुए उसने उसके दोनों गालों को चूम लिया। मेरा क्या? रिया ने आदित्य के पीछे चलते हुए पूछा। इसमें आप, जूलिया और लारा भी शामिल हैं। आदित्य और रिया गले मिले और रिया ने उसे चूमने की पहल की। लारा बस खड़ी होकर आदित्य को रिया को चूमते हुए देख रही थी। हालांकि एलिसिया कुछ गुस्से में लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में देखते हुए लारा को उनमें कोई गुस्सा नहीं दिखा। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। जूलिया के लिए भी यही कहा जा सकता है। दोनों में से कोई भी एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं कर रहा था। बड़े होते हुए लारा को अपने पिता के हरम में मौजूद प्रतिस्पर्धा का पता चला। लारा की मां, जो पिशाच साम्राज्य भी थी, मुख्य पत्नी थी और अन्य को उपपत्नी की उपाधि दी गई थी। लारा की मां ने यह सुनिश्चित किया कि जोना को नियंत्रण में रखा जाए। जोना अपनी उपपत्नियों पर जितना ध्यान दे सकता था, वह उसकी मां द्वारा नियंत्रित किया जाता था। इसके अलावा उपपत्नियों के बच्चे सम्राट के उत्तराधिकारी बनने के योग्य नहीं थे। बड़े होते हुए लारा ने अपनी मां को रखेलों से नफरत करते और नापसंद करते देखा है। उसने सोचा कि उसकी बहनें भी उसके जैसी ही होंगी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि जूलिया, एलिसिया और रिया तीनों ही आदित्य के साथ बहुत खुश दिखीं। वास्तव में उनमें से कोई भी ईर्ष्या या कुछ भी नहीं दिख रही थी।
जब आदित्य वहां नहीं था तब भी वे तीनों सगी बहनों की तरह साथ काम करती थीं। उनमें से प्रत्येक सगी बहनों की तरह एक दूसरे का सम्मान करती थी। पति वाकई बाकियों से अलग है। लारा को गर्व था कि ऐसा आदमी उसका पति है और उसका किस्मत वाला भी। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 308 पशु जनजातियों के साथ व्यापार। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 308 जानवर जनजातियों के साथ व्यापार। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हम सभी ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के सदस्यों को खत्म करने में सफल रहे। उसके बाद मैंने सार्वजनिक रूप से एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि ड्रैगन स्लेयर गिल्ड स्टारिन साम्राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन है और साम्राज्य में रहने वाले किसी भी नागरिक का ड्रैगन स्लेयर गिल्ड से कोई संबंध पाया जाता है तो उसे सार्वजनिक रूप से मार दिया जाएगा। छाया संरक्षक ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के कई जासूसों को पकड़ने में कामयाब रहे हैं। सभी जासूसों को सार्वजनिक रूप से मार दिया गया। अच्छा काम स्पेंसर, तुमने सही काम किया। अभी आदित्य, वॉटसन और स्पेंसर एक मीटिंग कर रहे थे। यह मीटिंग आदित्य को उसकी अनुपस्थिति में हुए सभी बदलावों के बारे में बताने के लिए आयोजित की गई थी और साथ ही अपने राजा को ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के हमले और इस मामले पर उनके सहयोगियों की प्रतिक्रिया के बारे में भी बताने के लिए। आदित्य एक मेज के सामने बैठा था जबकि स्पेंस आदित्य के सामने खड़ा था और आदित्य की अनुपस्थिति में हुई हर घटना की रिपोर्ट कर रहा था। जहां तक वॉटसन का सवाल है, पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री अपने राजा और प्रधानमंत्री के लिए चाय बना रहे थे। इस बयान के बाद से हमारे सभी सहयोगियों ने ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के साथ अपने संबंध तोड़ लिए हैं और ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया है। अगर ड्रैगन स्लेयर गिल्ड का कोई भी सदस्य हमारे किसी भी सहयोगी के क्षेत्र में पाया जाता है तो उस सदस्य को पकड़ लिया जाएगा और स्टारिन साम्राज्य में भेज दिया जाएगा। मूल रूप से ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के सभी सदस्यों को अपराधी घोषित किया गया। बहुत बढ़िया। ये सहयोगियों के होने के लाभों में से एक था। यदि कोई साम्राज्य या राज्य आदित्य या उसके साम्राज्य को नाराज करता है तो वह उस साम्राज्य पर प्रतिबंध लगा सकता है जो उस साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करेगा। और धन की देवी के साथ आदित्य किसी साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को भी पनगु बना सकता है। उसके पास वर्तमान में इस महाद्वीप के किसी भी साम्राज्य या राज्य को घुटनों पर लाने की शक्ति थी। महाराज, अगर मैं पूछ सकता हूं तो आप ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के खिलाफ क्या कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं? यही कारण है कि स्पेंसर ने ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए स्टारिन सेना नहीं भेजी। स्पेंसर को लगा कि आदित्य को ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के भाग्य का फैसला करना चाहिए। आदित्य ने अपनी तर्जनी उंगली से मेज पर थपथपाया और उसकी आंखें लाल रंग में चमक उठीं। मैं व्यक्तिगत रूप से ड्रैगन स्लेयर गिल्ड से निपटूंगा। आदित्य ये भी जानना चाहता था कि ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को इतनी हिम्मत किसने दी कि वे खुलेआम स्टारिन साम्राज्य की राजधानी में आए और बिना किसी से डरे नकली सम्राट को चुनौती दी। कोई तो होगा जो अंधेरे से तार खींच रहा है। स्पेंसर, मैं चाहता हूं कि तुम हमारे द्वारा भर्ती किए जा रहे सैनिकों की संख्या बढ़ाओ। यदि आवश्यक हो तो मैं चाहता हूं कि तुम एक और प्रशिक्षण मैदान बनाओ। साथ ही हमारे सभी रईसों को आदेश दो कि वे भर्ती किए गए सैनिकों की संख्या को यथासंभव बढ़ाएं। आदित्य का आदेश सुनकर स्पेंसर और वॉटसन दोनों आश्चर्यचकित हो गए। किसी को ये जानना था कि स्टारिन साम्राज्य की वर्तमान ताकत को देखते हुए वे इस महाद्वीप पर किसी भी साम्राज्य को हरा सकते हैं। डाइंग आइल महाद्वीप पर अन्य सभी साम्राज्यों की तुलना में वर्तमान स्टारिन साम्राज्य के पास सबसे बड़ी सेना थी। फिर भी आदित्य अभी भी स्टारिन सेना में अधिक सैनिकों की भर्ती करना चाहता था। इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। महाराज, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्यों? स्पेंसर ने भ्रमित स्वर में पूछा। आदित्य ने खिड़की से बाहर देखा। वह जो शहर को देख रहा था। एक समय था जब यह शहर भ्रष्टाचार और दुखों से भरा हुआ था। अब यह शहर गर्व से महाद्वीप के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक के रूप में खड़ा था। पूरा शहर फल फूल रहा था और समृद्ध था। इस शहर में रहने वाले लोगों को कभी भूखे पेट नहीं सोना पड़ता। आदित्य को इस बात पर गर्व था कि उसने क्या बनाया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सत्ता के भूखे राजनेता के दिल से निकली यह बात झूठी लग सकती है, लेकिन जब भी आदित्य आम लोगों की मुस्कुराहट देखता तो उसे शांति का एहसास होता। उसके दिल में एक संतुष्टि का एहसास होता जो उसने अपने पिछले जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। पहले तो आदित्य पूरे स्टारिन साम्राज्य को बदलना चाहता था ताकि कोई दूसरा साम्राज्य आदित्य पर कदम न रख सके और उसे कुचल न सके, लेकिन अब वह अपनी मेहनत से जो कुछ भी बनाया था उसे बचाना चाहता था, बिना यह एहसास किए कि आदित्य एक सत्ता लोभी राजनेता से एक राजा बन गया है जो अपने लोगों के लिए सबसे अच्छा चाहता है। 1 मिनट की चुप्पी के बाद आदित्य ने स्पेंसर की ओर देखा। जब मैं बर्फीले टूटे हुए खंडहर की दुनिया में फंस गया था तो मैंने इस दुनिया के बारे में कई नई बातें सीखीं। हम इस दुनिया के शीर्ष पर नहीं हैं।
सिर्फ इसलिए कि स्टारिन साम्राज्य इस महाद्वीप पर सबसे बड़ा साम्राज्य है और इसकी सेना सबसे बड़ी है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम अजेय हैं। बहुत समय पहले मैंने एक कथन सुना था जिसे मैं कभी नहीं भूल पाया। हमारी शक्ति चुनौती को आमंत्रित करती है, चुनौती संघर्ष को उकसाती है, और संघर्ष से विनाश उत्पन्न होता है। हमारी सफलता से दूसरे लोग ईर्ष्या करते हैं, हमारी उपलब्धि दूसरों की लालच है, हमारा धन पेटू को भी लार टपकाने पर मजबूर कर देता है। हमारी ताकत ही हमें निशाना बनाती है, और अंततः हमारी शक्ति ही संघर्षों को आमंत्रित करेगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बहुत जल्द ही मुख्य महाद्वीप के लोग हमारे साम्राज्य पर नजर डालेंगे। उस समय हमारे पास दो विकल्प होंगे, या तो हम उनके सामने झुक जाएं और उनसे जुड़ जाएं या फिर उनके द्वारा नष्ट हो जाएं। मुख्य महाद्वीप की सेनाओं ने कई महान साम्राज्यों को नष्ट कर दिया है। हमारे साम्राज्य में मुख्य महाद्वीप की सेनाओं का सामना करने की ताकत नहीं है, इसलिए इससे पहले कि वे हमारे पास आएं, हमें खुद को तैयार कर लेना चाहिए। आदित्य को ग्रेट स्टाररी स्काई एम्पायर के दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य का पता चल गया है। वह जो कुछ भी जानने में सक्षम था, उसके अनुसार ग्रेट स्टाररी स्काई एम्पायर वर्तमान स्टारिन साम्राज्य से भी अधिक शक्तिशाली था, लेकिन साम्राज्य को फिर भी मुख्य महाद्वीप की सेनाओं द्वारा नष्ट कर दिया गया। अब से स्टारिन साम्राज्य न केवल अपने क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा, बल्कि अपनी सैन्य शक्ति को भी बढ़ाएगा। स्पेंसर और वॉटसन ने एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ सिर हिलाया। और मुझे भी चौथे क्रम पर पहुंचना होगा। आदित्य उन सभी अनुभव बिंदुओं के साथ 5वें क्रम पर पहुंच सकता है जो सिस्टम ने उसके लिए बचाकर रखे हैं, लेकिन ऐसा करने से लोगों को संदेह होगा और अनावश्यक परेशानी होगी। लेकिन अगर वह धीरे धीरे ऐसा करता है तो कोई भी उस पर शक नहीं करेगा। शायद मुझे जूलिया, एलिसिया और रिया को इस सिस्टम के बारे में बता देना चाहिए। वे मेरी पत्नियां बन जाएंगी और मेरे साथ अपना जीवन बिताएंगी। मैं जितना ज्यादा समय तक इस रहस्य को छिपाए रखूंगा, समय के साथ यह उतना ही भारी होता जाएगा। वफादारी के मामले में आदित्य को 110% यकीन था कि अगर उसकी जान को खतरा हो और लड़कियों से कहा जाए कि वे उसकी रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दें, तो उनमें से कोई भी ऐसा करने से नहीं हिचकिचाएगी। आदित्य भी अपनी पत्नियों के लिए ऐसा ही महसूस करता है। बताओ, मेरी अनुपस्थिति में और क्या क्या हुआ? आदित्य ने पूछा, जबकि वाटसन ने उसे एक कप ग्रीन टी दी। हमने आपके लापता होने की खबर दबा दी। ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के साथ हुई घटना के अलावा कोई बड़ी घटना नहीं हुई। हमने अन्य साम्राज्यों द्वारा भेजे गए कुछ जासूसों को पकड़ा। जैसा कि आपने कहा था, मैंने नाथन को उनका जीवन समाप्त करने के लिए कहा। कई निर्माण परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अच्छा, वैसे अब मुझे ये बताना बाकी है कि लोमड़ी जनजाति के साथ आपकी मुलाकात कैसी रही। इससे पहले कि आदित्य बर्फीले टूटे हुए खंडहरों की दुनिया में फंसता, उसने स्पेंसर को जानवरों के महाद्वीप में रहने वाली कई लोमड़ी जनजातियों में से एक के कुलपति से मिलने के लिए भेजा था। बैठक बहुत बढ़िया रही। जनजाति की फॉक्स क्वीन और मैं बातचीत करने और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में सक्षम थे। ताज़ी सब्जियों, गेहूं और नमक के बदले में फॉक्स जनजाति हमें हर महीने ताज़ा दूध और 1500 शराब बकरियां प्रदान करेगी। 20 महाद्वीप में रहने वाली 20 जाति ज़्यादातर पालतू जानवरों को पालने पर निर्भर थी। ज़्यादातर 20 जातियां ताज़ी सब्जियां पसंद करती हैं, लेकिन 20 महाद्वीप में फसल या सब्जियां उगाना लगभग असंभव है। इसलिए 20 महाद्वीप में रहने वाली सभी जनजातियां व्यापार पर निर्भर हैं। वाइन बकरी उन पालतू जानवरों में से एक थी जिसे 20 महाद्वीप में कई जनजातियां पालती थीं। वाइन बकरी एक खास किस्म की बकरी होती है जो 3 मीटर तक लंबी हो सकती है। वाइन बकरियां बड़ी होकर पीक एक माउंट बन जाती हैं। इतना ही नहीं, वाइन बकरी के मांस और दूध का स्वाद वाइन जैसा होता है और इसे बहुत स्वादिष्ट कहा जाता है। 20 महाद्वीप में रहने वाली जनजातियां वाइन बकरी के दूध का इस्तेमाल वाइन के रूप में करती थीं। आदित्य भविष्य में जानवर महाद्वीप की कई जनजातियों के साथ सीधा व्यापार स्थापित करने की योजना बना रहा था। लोमड़ी जनजाति तो बस शुरुआत थी। वर्तमान स्टारिन साम्राज्य में लाखों लोग थे। मांस उन चीजों में से एक था जो अपनी दुर्लभता के कारण अत्यधिक महंगी थी। जानवर और महाद्वीप की जनजातियों के साथ व्यापार संबंधों का उद्देश्य साम्राज्य में मांस की मांग को पूरा करना है। इसके अलावा शराब बकरी को एक जादुई सवारी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जो स्टारिन साम्राज्य को और भी मजबूत बना देगा। बिल्कुल सही स्पेंसर, आपको हमारे दूतों को अन्य जनजातियों के पास भेजना चाहिए। जनजातियों के साथ सीधे व्यापार करने से शराब बकरी सस्ती हो जाती है और पूरा लेन देन भी अधिक लाभदायक होता है। स्टारिन साम्राज्य जानवर जनजातियों का विश्वास जीत सकता है। इसके अलावा 20 महाद्वीप में व्यापारियों को इतना पसंद नहीं किया जाता है क्योंकि ज़्यादातर व्यापारी अक्सर शराब बकरियों और शराब बकरी के दूध की कीमत बाजार मूल्य से कम रखते हैं। इसलिए जनजातियां किसी व्यापारी के साथ व्यापार करने के बजाय सीधे बड़े साम्राज्य के साथ व्यापार करने में ज़्यादा खुश हैं। जब आदित्य अपने प्रधानमंत्री के साथ बैठक कर रहे थे, तब कोई व्यक्ति एक जरूरी खबर लेकर ड्रैगन सम्राट से मिलने आया था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 309 केट। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 309 केट। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। केट, मैं चाहता हूं कि तुम इस तारिन साम्राज्य जाओ और यह पत्र महामहिम को दो। जब केट को सतह पर जाने का आदेश दिया गया तो उसके चेहरे का भाव बदसूरत हो गया। केट सतह पर जाने में सहज नहीं दिख रही थी। अपने स्वामी के रूप में लॉरा को यह पता था, लेकिन लॉरा के लिए यह एक आपातकालीन स्थिति थी। उसके पास बहुत कम समय था। केट लॉरा की सबसे भरोसेमंद व्यक्ति थी। लॉरा केवल केट को इस कार्य को पूरा करने के लिए भेज सकती है। यदि संभव होता तो लॉरा अकेले ही इस्तारिन साम्राज्य में चली जाती, लेकिन परिस्थिति ने उसे कभी भी डीप सी पैलेस साम्राज्य छोड़ने की अनुमति नहीं दी। वह प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद ही डीप सी पैलेस साम्राज्य छोड़ सकती है। लॉरा की मुलाकात आदित्य से करीब 4 महीने पहले हुई थी। जब वह आदित्य से मिली थी तो वह लगभग दम घुटने से मर गई थी। उसके अचानक प्रकट होने से आदित्य को गलती से लगा कि लॉरा उसकी दुश्मन है। सौभाग्य से सभी गलतफहमियां जल्दी ही सुलझ गईं। अंत में आदित्य और लॉरा की एक मुलाकात भी होती है जहां दोनों गुप्त रूप से सहयोगी बन जाते हैं। लॉरा डीप सी पैलेस की नई शासक बनना चाहती थी, जबकि आदित्य उस समय डीप सी पैलेस को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। दोनों ने एक साझा आधार पाया। लॉरा को 5 सितारा खेती की गोली की जरूरत थी जो उसे 5वें क्रम के मध्य से बाहर निकलने में मदद करेगी। बदले में जब लॉरा अंततः डीप सी पैलेस की शासक बन जाती है तो वह इस्टारिन साम्राज्य की सहयोगी बन जाएगी और दोनों साम्राज्यों को करीब लाने का काम करेगी। 4 महीने पहले इस्तारिन साम्राज्य एक राज्य से एक साम्राज्य में तब्दील हो गया था। अन्य सभी राज्यों और राजवंशों को हराकर इस्तारिन साम्राज्य ने डाइंग आइल महाद्वीप के लगभग पूरे पूर्वी क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया था। हालांकि इस्तारिन साम्राज्य की सेना इतनी मजबूत नहीं थी कि वह डीप सी पैलेस जैसे एक सुस्थापित साम्राज्य को हरा सके या उससे बराबरी से लड़ सके, जिसमें कई 5वें क्रम के पावर हाउस थे। यही कारण है कि आदित्य ने लॉरा की मदद करने का फैसला किया। अन्यथा इस्तारिन साम्राज्य को हर समय हाई अलर्ट पर रहना होगा। कौन जानता है कि उनका समुद्री पड़ोसी कब उन पर हमला कर सकता है। अगर लॉरा महारानी बन जाती है तो डीप सी पैलेस एम्पायर द्वारा इस्टारिन एम्पायर पर हमला करने की कोई संभावना नहीं होगी। आदित्य के लिए लॉरा में निवेश करना उसे भविष्य में बड़ा लाभ देने वाला था। हालांकि लॉरा की मदद करना आदित्य का दूसरा विकल्प था, क्योंकि आखिरकार आदित्य एक ऐसा व्यक्ति था जो चाहता था कि उसका साम्राज्य मजबूत और आत्मनिर्भर बने। किसी पर निर्भर हुए बिना वह चाहता था कि उसका साम्राज्य किसी भी आंतरिक और बाहरी खतरे से निपटने में सक्षम हो। 4 महीने बाद इस्टारिन साम्राज्य की स्थिति बदल गई। इस्टारिन साम्राज्य को अब 2 मजबूत साम्राज्यों का समर्थन प्राप्त था। यह अपने आप में किसी भी ताकत को साम्राज्य पर हमला करने से पहले 2 बार सोचने के लिए पर्याप्त था। साम्राज्य की सैन्य शक्ति 4 महीनों में तेजी से बढ़ रही है। साम्राज्य ने अपनी ताकत तब दिखाई जब उसने एक सप्ताह के भीतर पूरे दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। ब्लैक ड्रैगन किंग, जिसे सबसे शक्तिशाली पीक 5वें क्रम के साधकों में से एक कहा जाता था, उसे आदित्य ने हरा दिया। इससे ये साबित होता है कि इस्टारिन साम्राज्य इतना विकसित हो चुका है कि कोई भी अन्य साम्राज्य उसे आसानी से पराजित नहीं कर सकता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मिल्डी, क्या आप किसी और को नहीं भेज सकती? केट सतह पर जाने के लिए अनिच्छुक थी। जब भी वह सतह पर जाती और जब भी वह इंसानों को देखती, केट को कोई घटना याद आ जाती जिसे वह भूलना चाहती थी। उसके दिल में दर्द भूत की तरह उसे सताता रहता। वह डरी हुई, भयभीत और बहुत दुखी महसूस करती थी। केट, महामहिम जानते हैं कि तुम मेरी निजी नौकरानी हो। आमतौर पर मैं महामहिम से मिलने के लिए इस्तारिन साम्राज्य जाती, लेकिन मौजूदा स्थिति में मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए साम्राज्य छोड़ना बुद्धिमानी होगी। तुम मेरी जगह ये पत्र दे सकती हो। तुम्हारी जगह किसी और को भेजना महामहिम के प्रति अनादर होगा। अभी पूरी स्थिति सुरक्षित रखी गई है। 4 महीने बाद आदित्य की राजनीतिक शक्ति बदल गई है। अब वह राजनीतिक शक्ति के मामले में लॉरा से ऊपर खड़ा था। आदित्य के पास डीप सी पैलेस का सामना करने की शक्ति थी। पहले उनका गठबंधन आपसी लाभ पर आधारित था, लेकिन अब लॉरा को ज्यादा फायदा होने वाला था। आदित्य अब चाहे तो अपना गठबंधन खत्म कर सकता है। लॉरा की राय में अगर वह पत्र देने के लिए अपनी नौकरानी के अलावा किसी और को भेजती है तो यह अपमानजनक होगा। इससे ये भी पता चलेगा कि लॉरा आदित्य और इस्तारिन साम्राज्य के गठबंधन को महत्व नहीं देती है। अगर आदित्य ने मेरे साथ गठबंधन तोड़ दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। उसकी मदद से मेरे महारानी बनने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लॉरा जानती थी कि प्रतियोगिता जीतने के बाद सिंहासन तक पहुंचने के उसके रास्ते की सभी बाधाएं दूर नहीं होंगी। उसे चुनौतियों और परीक्षणों का सामना करना पड़ेगा। अगर वह साम्राज्य चलाना चाहती है और साम्राज्य के भीतर सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहती है तो लॉरा इस गठबंधन को टूटने नहीं दे सकती। ठीक है, मैं पत्र देने के लिए इस्तारिन साम्राज्य जाऊंगा। हालांकि केट को इंसानों से नफरत थी, लेकिन वह बेवकूफ़ नहीं थी। वह समझती थी कि राजनीति कैसे काम करती है। धन्यवाद केट। लॉरा मुस्कुराई और फिर अपनी निजी नौकरानी को गले लगा लिया। लॉरा ने केट के साथ एक सामान्य नौकरानी या नौकरानी की तरह व्यवहार नहीं किया।
लॉरा के लिए केट ही उसका एकमात्र बचा हुआ परिवार का सदस्य है। उसने केट को नौकरानी से ज्यादा बहन की तरह व्यवहार किया। योजक चिन्ह दृश्य परिवर्तन पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसी दिन केट एक बहुत ही दुखद समाचार लेकर लॉरा के पास लौटी। केट, क्या तुम्हें यकीन है कि यह खबर सच है? लॉरा ने अविश्वास भरी नज़र से अपनी निजी नौकरानी से पूछा। महारानी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं भूतपूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री वॉटसन से मिला था। सर वॉटसन ने मुझे बताया कि महामहिम एकांतवास में चले गए हैं और अपनी साधना के महत्वपूर्ण चरण में हैं। इस समय महामहिम को परेशान करने से उन्हें ही नुकसान होगा। योजक चिन्ह दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर। प्रतियोगिता कितने दिन पहले शुरू हुई थी? केट के सामने खड़े होकर आदित्य ने पूछा। प्रतियोगिता 20 दिन पहले शुरू होनी थी, लेकिन मिलेडी ने अपने संपर्कों और संसाधनों का इस्तेमाल करके प्रतियोगिता को 1 महीने आगे बढ़ा दिया। प्रतियोगिता अब 6 दिन बाद शुरू होने जा रही है। आदित्य ने केट से मुलाकात की और उससे सारी बातें जानी। अपने लापता होने के बारे में आदित्य ने सारी बातें स्पष्ट की। उसने केट को अपने लापता होने की पूरी कहानी का सरल स्पष्टीकरण दिया। केट ने फिर उसे उन चीज़ों के बारे में बताना शुरू किया जो उसे डीप सी पैलेस में आने से पहले जानने की ज़रूरत थी। अभी तक, क्योंकि आदित्य ने डीप सी पैलेस के 5 लाख सैनिकों और उनके सम्राट को मार डाला था, डीप सी पैलेस के लोग उससे नफरत करते थे और उसका उनके साम्राज्य में स्वागत नहीं था। डीप सी पैलेस में आने से पहले आदित्य को अपना रूप बदलना होगा ताकि कोई भी इस तारिन सम्राट को पहचान न सके। प्रतियोगिता का स्थान घोषित कर दिया गया है। इस बार सभी प्रतिभागी एक दूसरे का मुकाबला एक युद्ध में करेंगे। जो अंतिम स्थान पर बचेगा वह गहरे समुद्र के महल का नया शासक बनेगा। एक भयंकर युद्ध था। आदित्य को कुछ पुरानी यादें याद आईं। बैटल रॉयल एक बर्बर जगह है जहां से कोई बच नहीं सकता। एक बार जब कोई बैटल रॉयल में प्रवेश कर जाता है तो उस नरक से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका या तो सभी को मारना होगा या किसी और के द्वारा मारा जाना होगा। जब आदित्य अभी भी राजकुमार था तो उसने राजधानी में कई बैटल रॉयल देखे थे। बैटल रॉयल एक प्रतियोगिता है जिसे कुछ रईस आनंद और खुशी के लिए आयोजित करते हैं। रईस गुलामों का इस्तेमाल करते थे और गुलामों को एक दूसरे से मौत तक लड़ने देते थे। बेशक स्वतंत्र लोगों को भी इसमें शामिल होने की अनुमति थी, बशर्ते प्रतिभागी आवश्यक मानदंडों को पूरा करता हो। जब गुलामों का खून बह रहा था तब रईस हंस रहे थे और जश्न मना रहे थे। बैटल रॉयल के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कई जाने जाती हैं। कुछ गरीब साधक बैटल रॉयल को जल्दी पैसा कमाने का एक तरीका मानते हैं। ये साधक इस प्रक्रिया में शामिल जोखिमों को कम आंकते हैं। नतीजतन ये सभी साधक मर जाते हैं। 10,000 प्रतिभागियों वाला एक बैटल रॉयल 3 दिनों से लेकर 7 दिनों तक चल सकता है। बैटल रॉयल के अंत तक पूरा मैदान लाशों से भर जाता है और धरती खून से रंग जाती है। युवा आदित्य को इस तरह के मनोरंजन का बिल्कुल शौक नहीं था। उसे ये देखकर घिन आती थी कि कोई मोटा रईस इस तरह की लड़ाई से मुनाफा कमा रहा है। करीब 1 घंटे बाद केट चली गई। केट के जाने के बाद आदित्य ने सभी के साथ लंच करने से पहले स्पेंसर और वॉटसन के साथ अपनी मीटिंग को 5 घंटे तक जारी रखा। डाइनिंग टेबल पर आदित्य को पता चला कि जूलिया को यह पता लगाने में थोड़ा समय लगेगा कि किस तरह की बीमारी ने लारा को इतना कमज़ोर बना दिया है। ये रहस्यमय बीमारी ऐसी नहीं थी जिसे कीमिया की देवी और प्रकृति की देवी ने कभी देखा या सुना हो। रिया ने अपनी मां को एक पत्र भेजकर पूछा कि क्या उन्हें या उनके बड़े बुजुर्गों को इस बीमारी के बारे में कुछ पता है। दोपहर के भोजन के बाद एलिसिया को काम के कारण जाना पड़ा। रिया जूलिया के साथ गई और उसने लारा के शरीर की जांच की। दोपहर के भोजन के बाद आदित्य थोड़ी देर टहलने के लिए ड्रैगन पैलेस से बाहर निकल गया था। किसी को भी नहीं पता था कि उसकी यह छोटी सी सैर पूरे महाद्वीप में सनसनी फैलाने वाली थी। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पिछले 2 दिनों से कोई भी अध्याय अपलोड न कर पाने के लिए क्षमा करें। मुझे बहुत खेद है। मैं कल या परसों तक इसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। कल मैं लिखना चाहता था लेकिन मेरे पास इंटरनेट नहीं था। जब मेरा इंटरनेट बहाल हुआ तो अध्याय लिखने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। मुझे पता है कि यह अध्याय थोड़ा उबाऊ लग सकता है लेकिन असली मज़ा आने वाला है। आने वाला आर्क कोई बेकार आर्क नहीं है। मैं सिर्फ और अध्याय भरने के लिए लॉरा का आर्क नहीं लिख रहा हूँ। उसकी कहानी बड़ी तस्वीर से जुड़ी होगी। मैंने इस उपन्यास के अंत के बारे में पढ़ लिया है। मैंने इस उपन्यास के महाकाव्य अंत के लिए मंच तैयार करना शुरू कर दिया है। मैं इस उपन्यास को बेकार और उबाऊ कथानक के साथ नहीं खींचूंगा। मैं चीज़ों को जल्दी में ख़त्म नहीं करना चाहता। मित्रों अलविदा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 310 गिरे हुए ड्रैगन द्वीप आए। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 310 गिरे हुए ड्रैगन द्वीप आए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को ऐसे गिल्ड के रूप में भी जाना जाता है जिसने कई ड्रैगन जातियों को अपने अस्तित्व से मिटा दिया है।
ड्रैगन स्लेयर गिल्ड की स्थापना एक मजबूत व्यक्ति ने की थी जिसे ड्रैगन से सख्त नफरत थी। वॉकर उस व्यक्ति का उत्तराधिकारी था। अब जब वॉकर की कहानी खत्म हो गई है तो ड्रैगन मोनार्क के लिए खुद इस गिल्ड को खत्म करने का समय आ गया है। ड्रैगन स्लेयर गिल्ड और ड्रैगन मोनार्क हमेशा दुश्मन रहे हैं। आदित्य सभी ड्रैगन्स का राजा था। सभी ड्रैगन्स उसे अपने भगवान के रूप में सम्मान देते थे, जबकि ड्रैगन स्लेयर गिल्ड ड्रैगन्स का हत्यारा था। अपने अस्तित्व के दौरान उन्होंने कई ड्रैगन जातियों को विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा दिया है, जबकि कुछ ड्रैगन कुलों को उनके द्वारा पूरी तरह से मिटा दिया गया है। ड्रैगन सम्राट और ड्रैगन स्लेयर की प्रकृति आपस में टकरा गई। जैसे आग और पानी, जैसे प्रकाश और अंधकार, जैसे स्वर्ग और नरक, अच्छाई और बुराई, देवदूत और पतित, नायक और खलनायक, एक ड्रैगन और एक ड्रैगन स्लेयर कभी भी एक दूसरे से नफरत करना बंद नहीं कर सकते। ड्रैगन और ड्रैगन स्लेयर के बीच नफरत युगों से चली आ रही है। ड्रैगन सम्राट के रूप में भले ही ड्रैगन स्लेयर गिल्ड ने अपने सदस्यों को स्टारिन साम्राज्य में नहीं भेजा होता, जल्दी या बाद में आदित्य ने ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को नष्ट कर दिया होता। उनमें से केवल एक ही अस्तित्व में हो सकता है। सभी ड्रैगन्स के राजा के रूप में आदित्य की जिम्मेदारी सभी ड्रैगन कुलों और ड्रैगन स्लेयर गिल्ड द्वारा मारे गए ड्रैगन्स का बदला लेना था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया के सभी ड्रैगन्स पूरी तरह से निर्दोष थे। नहीं, यह इसके विपरीत था। इंसानों की तरह ही ड्रैगन्स में भी अच्छाई और बुराई दोनों थी। ड्रैगन्स को अच्छाई और बुराई के आधार पर सफ़ेद और काला नहीं किया जा सकता। दुनिया धूसर है। हर ड्रैगन संत नहीं होता, हर ड्रैगन पापी नहीं होता। उनके दिलों में अच्छाई और बुराई एक संतुलन में मौजूद थी। हो सकता है कि कुछ ड्रैगन्स पूरी तरह से बुरे हों, हो सकता है कि कुछ ड्रैगन्स का दिल शुद्ध हो। ये भी एक निर्विवाद तथ्य है कि ड्रैगन्स अपार शक्तियों के साथ पैदा होते हैं और कई ड्रैगन्स बड़े होकर घमंडी बन जाते हैं। हर ड्रैगन में घमंड होता है। ये वह घमंड है जो ड्रैगन्स को कम ताकत और शक्ति वाले व्यक्ति के सामने खुद को समर्पित करने से रोकता है। ज़्यादातर ड्रैगन गुलाम बनने के बजाय खुद को मारना पसंद करते हैं। ये ड्रैगन का गर्व है, हालांकि ये गर्व उनकी कमजोरी भी है। ज़्यादातर ड्रैगन का गर्व उनकी शक्ति से 10 गुना ज़्यादा होता है। आखिरकार इस ग्रह पर कोई भी जाति परिपूर्ण नहीं थी, यहाँ तक कि देवदूत जाति भी परिपूर्ण नहीं थी। परिपूर्ण शब्द किसी भी व्यक्ति में मौजूद नहीं था। ड्रैगन भी अन्य जातियों की तरह दोषों के साथ पैदा हुए थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, दुनिया नीले और सफ़ेद रंग का मिश्रण बन गई थी। उसके सामने जीवन के लगभग कोई संकेत नहीं थे। तेज हवा का प्रवाह उसके शरीर को पीछे धकेलना चाहता था। उसके शक्तिशाली ड्रैगन पंख हवा को धकेलते हुए ऊपर नीचे की गति में चलते रहे। एक निश्चित दिशा में उड़ते हुए आदित्य गहरी सोच में खोया हुआ दिखाई दिया। मुझे ये जानना है कि ड्रैगन स्लेयर गिल्ड से मुझे मारने के लिए किसने कहा। आदित्य को डर था कि यह कोई दुश्मन हो सकता है। शायद यह उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य का कोई व्यक्ति था। पिछले 34 दिनों में उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य में बहुत कुछ बदल गया है। साम्राज्य की अर्थव्यवस्था गिर गई है। कमोडिटी के राजकुमारों की हालत आसमान छू रही है। किसान और आम वर्ग के लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। कीमतों में वृद्धि के कारण पूरे साम्राज्य में अपराध दर में भी वृद्धि हुई। लोग अब अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए डकैती करने लगे थे। यहाँ तक कि आम वर्ग के लोग भी बता सकते हैं कि एक बड़ा तूफान आने वाला था। उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य के भीतर चल रहे गृहयुद्ध का तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। इसने कई परिवारों को उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्यों से निकलकर पड़ोसी राज्यों में जाने के लिए मजबूर कर दिया है। लोगों की पसंदीदा पसंद दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य था, जो अब स्टारिन साम्राज्य के शासन के अधीन था। आम वर्ग के लोगों के स्टारिन साम्राज्य के इलाके में जाने के कई कारण थे। इनमें से एक कारण स्थिर खाद्य कीमतें, सभी शहरों में बहुत कम अपराध दर, लगभग कोई भ्रष्टाचार नहीं, नौकरी के अवसरों की उपलब्धता और किफ़ायती आवास की कीमतें थीं। एक आम वर्ग के परिवार के लिए इन सभी कारकों ने स्टारिन साम्राज्य को रहने के लिए एकदम सही स्वर्ग बना दिया। सरल शब्दों में कहें तो अगर स्थिति ऐसी ही रही तो उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य कमजोर होता जाएगा और अपनी पिछली चमक खो देगा। इसकी आबादी के खत्म होने से साम्राज्य की अर्थव्यवस्था और इसकी सैन्य शक्ति पर असर पड़ेगा। हो सकता है कि राजकुमारों में से कोई या शाही परिवार का कोई सदस्य मुझे खत्म करना चाहता हो। मुझे यकीन है कि शाही परिवार के सदस्य ये जानने के लिए काफ़ी समझदार हैं कि मेरी मौत के बाद भी स्टारिन साम्राज्य चलता रहेगा। मेरी मौत से कुछ नहीं बदलेगा। आदित्य अपनी अनुपस्थिति के बिना भी साम्राज्य को चालू रखने की कोशिश कर रहा है। वर्तमान प्रधानमंत्री स्पेंसर वास्तव में प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। आदित्य पिछले कई महीनों से स्पेंसर को पढ़ा रहे हैं, ताकि भविष्य में जब भी आदित्य को किसी दूर की जगह या ऐसी जगह जाना पड़े जहां से वह वापस टेलीपोर्ट न कर सके, जैसे कि बर्फीले टूटे हुए खंडहर, तो साम्राज्य का पतन नहीं होगा क्योंकि स्पेंसर उसकी देखभाल के लिए वहां मौजूद होगा। दुर्भाग्य से रिया वॉकर के दिमाग से ज़्यादा जानकारी नहीं निकाल पाए। वॉकर ने जो जानकारी दी वह ज़्यादातर सदस्यों और गिल्ड को नियंत्रित करने वाले बुजुर्गों के बारे में थी। जहां तक ठेकेदार के बारे में सवाल है, वॉकर ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। जब रिया ने उसे बोलने के लिए मजबूर करने की कोशिश की तो वॉकर की आत्मा को चीर दिया गया। जाहिर है, वॉकर का मुंह एक आत्मा बंधन अनुबंध के साथ बंद कर दिया गया था जिसने उसे उस मामले पर बोलने से रोक दिया था।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आदित्य ने सोचना बंद कर दिया। आसमान से 2000 मीटर ऊपर खड़े होकर उसने वेस्टर्निया महाद्वीप के पास स्थित छोटे से द्वीप को देखा। ये द्वीप आम वर्ग के लोगों को नहीं पता था। वेस्टर्निया महाद्वीप से लगभग 1000 किलोमीटर दूर मौजूद इस रहस्यमयी द्वीप के बारे में केवल व्यापारी और शक्तिशाली और पृष्ठभूमि वाले लोग ही जानते थे। ये द्वीप अंडाकार आकार का था। इस द्वीप पर ऊंचे पहाड़ थे और यह जंगल से घिरा हुआ था। द्वीप के अंदर की बस्तियां जंगल के भीतर ही बनी थीं। ये कुख्यात फॉलन ड्रैगन द्वीप है। द्वीप का मूल नाम कुछ और था, लेकिन बाद में जब ड्रैगन स्लेयर गिल्ड ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने इसका नाम बदलकर फॉलन ड्रैगन द्वीप रख दिया। गिरे हुए ड्रैगन द्वीप के केंद्र में एक बड़ा शहर था। पहले यह शहर एक बाजार हुआ करता था जहां व्यापारी ड्रैगन के शरीर के अंगों को बहुत सस्ते दामों पर खरीद सकते थे। ड्रैगन की हड्डियों का इस्तेमाल मजबूत एक ऑर्डर हथियार या उससे भी ज्यादा ऑर्डर हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। ये लोहार के कौशल पर निर्भर करता है। ड्रैगन के खून का इस्तेमाल कई चीज़ों जैसे हीलिंग पिल्स, स्टेमिना रिकवरी पिल्स, बेसिक पिल्स और जहर बनाने के लिए किया जा सकता है। ड्रैगन का मांस बहुत स्वादिष्ट था और थोड़े समय के लिए खेती की गति को बढ़ाता था। ड्रैगन की आंखों का इस्तेमाल कलाकृतियां बनाने या कुछ प्राचीन अनुष्ठानों में बलि के रूप में किया जा सकता है। संक्षेप में, ड्रैगन के शरीर का हर हिस्सा बेहद दुर्लभ और कीमती है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह एक खजाने वाला द्वीप लग सकता है, लेकिन आदित्य के लिए यह एक सड़ा हुआ नरक है जिसे जलाकर साफ करने की जरूरत है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर। ड्रैगन सम्राट के आने का कोई अंदाजा न होने के कारण फॉलन आइलैंड शहर के लोगों ने अपनी दैनिक गतिविधियां सामान्य रूप से की। मैरागस ब्रुक शहर, एक ऐसा शहर जो कभी ड्रैगन स्लेयर गिल्ड द्वारा ड्रैगन के हिस्सों को बेचने के लिए बाजार हुआ करता था, अब एक विशाल शहर में बदल गया था जहां 5 लाख लोग रहते थे। ये शहर ड्रैगन स्लेयर गिल्ड का आधार था। कोई भी विदेशी साम्राज्य या राज्य ड्रैगन स्लेयर गिल्ड की अनुमति के बिना फॉलन ड्रैगन गिल्ड पर कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को सूचित किए बिना इस द्वीप पर आना खुद को मारे जाने के समान था। ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के इलाके में कदम रखने के लिए हर व्यापारी को एक निश्चित शुल्क देना पड़ता था। ड्रैगन स्लेयर गिल्ड अभी भी अपनी शक्तियों को बनाए रखने और किसी अन्य ताकतों द्वारा कुचले नहीं जाने का कारण ये द्वीप है। मैरागस ब्रुक शहर उनकी आय का एक बड़ा स्रोत था। हालांकि इस्तारिन साम्राज्य ने अपने साम्राज्य के किसी भी व्यापारी को यहां आने से प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन इससे ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के व्यवसाय पर कोई असर नहीं पड़ा। जब तक मांग है, व्यापारी परिणामों की परवाह किए बिना जोखिम उठाएंगे। कुछ व्यापारियों ने अपने संपर्कों का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने ड्रैगन के शरीर के अंगों की बड़ी खरीदारी करने के लिए दूसरे साम्राज्यों या राज्यों से लोगों को इस द्वीप पर भेजा। इन शरीर के अंगों को बाद में इस्तारिन साम्राज्य में प्रवेश करने से पहले दूसरे राज्य या साम्राज्य में ले जाया गया। योजक चिन्ह। 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 वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।